नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मंच पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नई अलग अलग और बिल्कुल ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराएं जो आपको नई जानकारी दें या फिर आपको बताएं कि आजकल चल क्या रहा है दुनिया भर में। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएं जो आपको बताएं कि आपके लिए आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है या क्या चलना चाहिए जो ज़रूरी है, उसके लिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे मंच के खास अतिथि आचार्य प्रशांत का। आचार्य जी, आपका खूब खूब स्वागत है। और मैं ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि एक बहुत फेमस मैगज़ीन है एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अपने कवर पेज पर आपके बारे में लिखा है द मॉन्क सीईओ। द मॉन्क सीईओ अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन उसके बारे में जानेंगे ज़रूर। और आचार्य जी, आप फाउंडर हैं प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ तमाम चीज़ों का आप जिक्र करते हैं, आप अद्वैत बताते हैं, आप मनोविज्ञान बताते हैं, आप धर्मशास्त्र बताते हैं और आप क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं जो बेहद ज़रूरी है। आज की जनरेशन को लगने लगा है, शायद मुझे भी लगने लगा है, कि क्लाइमेट चेंज एक कविता है, सुना, ख़त्म कर दिया, अच्छा लगा, लेकिन परिवर्तन कितना बड़ा है इसकी शायद हमें तस्दीक भी नहीं हो रही है। ज़रूरी है कि इस पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, सुना जाए, समझा जाए, समझाइश को बढ़ाया जाए और कोशिश ही की जाए कि बेहतरी हो, बेहतरी हमारे अंदर हो, हमारे समाज में हो। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि आज आचार्य जी हमारे साथ हैं, हमारे मंच पर हैं, हमें बताएं, हमें समझाएं, हमें रोकें वो करने से जिससे दिक्कतें हो रही हैं। आचार्य जी, मैं शुरुआत इसी बात से करूंगा कि इस समय हम लगातार गर्मी का जिक्र कर रहे हैं। अब ये बहुत कैजुअल हो सकता है कि हम क्लाइमेट चेंज से बात करें, बट ये बहुत ज़रूरी भी तो हो सकता है ना कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी दिक्कत हमारे सामने खड़ी है और हम बस हर बार ये करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। हमारे यहाँ 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, दूसरे देशों में कई बार 4 साल के लिए भी चुनी जाती हैं और 5 साल भी चल जाएं ये ज़रूरी नहीं होता है। 5 साल की अवधि पलक झपकने जितनी भी नहीं है। जो पूरी टाइमलाइन है इवोल्यूशनरी, उसकी तुलना में हम बहुत छोटे स्तर की और बहुत छोटी अवधि की बातें कर रहे हैं। तो ये मायोपिया जैसा है। मैंने कहा सरकारें आती जाती रहेंगी और हम देख नहीं पा रहे हैं कि जो वैश्विक औसत तापमान है वो फ़िलहाल ही 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। अब 1.5 डिग्री हम सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ एसी चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि 18 नहीं 20 कर दो, तो ऐसा लगता है जैसे कि रिमोट को 2 बार दबाने जैसी चीज़ है 1.5 डिग्री। नहीं, 1.5 डिग्री उतना नहीं है, 1.5 डिग्री बहुत बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि 1.5 डिग्री की फ़िलहाल पहले ही ऑलरेडी वृद्धि हो चुकी है, आगे नहीं होगी। आगे ये आंकड़ा 5 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ तक कि सरकारें भी, जो वैश्विक स्तर पर कंसेंसस बना है, वो भी इतना ही कह रही हैं कि हमें इसे 1.5 डिग्री रोकना था, आप कह रही हैं 2 डिग्री रोकना है, लेकिन जाने को ये 4-5 डिग्री जा सकता है। और 4-5 डिग्री औसत वृद्धि है, एवरेज राइज। रात के तापमान में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होने वाली है, जो ज़्यादा वृद्धि है वो दिन में होगी। तो हमें दिनों में जो तापमान देखने को मिलेगा वो औसत से 5 डिग्री 8 डिग्री तक ऊपर हो सकता है। किसी दिन हो सकता है कि औसत से नीचे आ जाए, लेकिन जब बढ़ेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। इनको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में 2 बातें आती है, एक तापमान और दूसरा बारिश। और तापमान से ही संबंधित होता है अंधड़, हवाओं का चलना, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये सब कुछ। भारत में पिछले साल 365 में से लगभग 325 दिनों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए देश के किसी न किसी हिस्से में। और जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट आता है तो वो समाज के उन्हीं तबकों को बिल्कुल बर्बाद करके जाता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित होते हैं। और भारत जैसे देश में समाज के वो तबके आबादी का 80-90% हैं। भारत में अगर आप जो टॉप 10 परसेंटाइल है उसको लें तो जो 90th परसेंटाइल पर भी बैठा है वो बस 25,000 रुपये कमाता है। उसके नीचे वाले जितने हैं वो और कम और कम और कम कमा रहे होते हैं। तो उनको सबको हमें एक तरह से
गरीबों की ही श्रेणी में रखना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज उनकी भयानक दुर्दशा कर रहा है और आने वाले समय में करेगा। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। हम हर समय जीडीपी वगैरह की बात करते रहते हैं। भारत के जीडीपी से ही 8% पिछले ही साल क्लाइमेट चेंज छीन गया और आने वाले वर्षों में वो और ज़्यादा ही छीनता रहेगा। आप अगर मुझे समय दें, जो कि हो नहीं पाएगा यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज पर मैं अन्यथा बहुत बातें करता रहता हूँ, तो मैं आपको 2 घंटे तक बता सकता हूँ कि किस तरह की प्रलय क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर ला चुका है, लाने वाला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम छोटे छोटे मुद्दों में उलझे हुए हैं। इन्हीं छोटे मुद्दों में उलझने के कारण जो महाप्रलय हमारे सर पर छा चुकी है, हमें उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हालत ये होने वाली है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हालत ये होने वाली है कि हमारे ही बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ नहीं, वही पीढ़ी जो अभी हमारी गोद में है, यही हमसे सवाल करने वाले हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था और इसे रोकने का मौका उपलब्ध था, मम्मी पापा, तब आपने क्या किया? क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि आज नहीं रोका तो कल रोक लेंगे। मैं 2 मिनट और लेके आपको बताता हूँ। इसमें फीडबैक साइकिल्स चलते हैं। फीडबैक साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज़ हो गई वो होने के कारण ही और ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए, बर्फ़ अगर पिघल गई तो और ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी। कैसे? बर्फ़ का रंग होता है सफ़ेद। सफ़ेद बर्फ़ पर जब रोशनी पड़ती है सूरज की तो सफ़ेद रंग उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए तो सफ़ेद है ना। लेकिन जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसके नीचे की काली चट्टान या कोई और गहरा रंग सामने आ जाएगा। जब सामने आ जाएगा तो वो सनलाइट को और ज़्यादा सोखेगा। जब सोखेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ और पिघलेगी, बर्फ़ और पिघलेगी तो नीचे की जो चट्टान है वो और ज़्यादा उघड़ कर सामने आएगी, और उघड़ेगी तो बर्फ़ और पिघलेगी। बर्फ़ पिघल करके कहाँ जा रही है? समुद्रों में जा रही है। समुद्रों में जा रही है, औसत तापमान बढ़ रहा है तो समुद्र का पानी और ज़्यादा भाप बनेगा। भाप अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। भाप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है ना, मीथेन, वैसे ही H2O भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जितना ज़्यादा समुद्र का तापमान बढ़ेगा, भाप उतनी बढ़ेगी वायुमंडल में, और उतना ज़्यादा तापमान और बढ़ेगा और उतनी भाप बढ़ेगी और उतना तापमान बढ़ेगा। ये सब निगेटिव फीडबैक साइकिल्स हैं और ये शुरू हो चुके हैं। इनको एक बार शुरू हो जाने के बाद रोका नहीं जा सकता है। और इस पूरी चीज़ का कारण मैं एकदम आध्यात्मिक मानता हूँ। चूँकि हमारा मन बहुत ही क्षुद्र विषयों में लिप्त है, इसीलिए जो महाविषय और महाविनाश हमारे सामने है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे। हम जैसे कोई रंग अंधता का शिकार होता है, वैसे ही हम आत्म अंधता का शिकार हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है और इसके कारण कौन सी चीज़ से हम बिल्कुल बेखबर हैं। इस पर मैंने बहुत बोला है, हमारी पूरी ये किताब ही है इस पर। मैं चाहूँगा, मेरा निवेदन है सबसे कि इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। और आप लोग तो बहुत वेल प्लेस्ड हो ये करने के लिए, तो आप लोग तो खास तौर पे इसको करें कृपया। एक चीज़ और भी है, क्योंकि नौजवानों को लेकर आप बहुत जिक्र करते हैं। इस देश में आम चुनाव चल रहे हैं और CSGS ने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि इस देश की जो सबसे बड़ी अगर मुद्दे के तौर पर अगर कोई डाटा सामने आता है तो वो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट आता है या प्राइस राइज आता है, लेकिन उसकी वजह से वोट नहीं पड़ता है। उस साइकिल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आप नौजवानों को लेकर जब बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि आचार्य जी डांटते बहुत हैं। तो इतना डांटते क्यों हैं आप? मतलब कि नौजवानों को इतना डांट कर सिखाया जा सकता है क्या? मैं दुलराता भी बहुत हूँ, मैं सहलाता भी हूँ, मैं मलहम भी लगाता हूँ, पर उनको जिनको सचमुच कमज़ोरी हो, जो कमज़ोर है ही नहीं, जो नौजवान है, वो अगर बेवजह कमज़ोर बना बैठा रहे तो मैं उसको डांट कर जगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक वैसे जैसे कि कोई अपने सपने में खूब चिल्ला रहा हो और खूब दर्द का अनुभव कर रहा हो, क्योंकि उसको सपने में लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है और वो कहीं डूब रहा है या गिर रहा है या लोग उसको पीट रहे हैं, और वो सपने में ही तड़प रहा है, सपने में ही चिल्ला रहा है, कह रहा है बचाओ बचाओ। तो मैं जाके उसको सांत्वना थोड़ी दूंगा, मैं उसको झंझोड़ के जगाऊंगा ना। नौजवान में जो ताकत है मैं उससे वाकिफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ताकत को पहचाने। कोई सचमुच अगर कमज़ोर हो, कोई सचमुच ऐसा हो कि उसको कोई तथ्यात्मक वास्तविक दुर्बलता लग रही है, मैं उसे कभी नहीं डांटने वाला। मैं सहारा देना भी खूब जानता हूँ और देता भी हूँ। लेकिन एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी और वो कह रहा हो कि मुझसे तो 1 किलो वज़न नहीं उठाया जाएगा, तो पहले तो मैं उसे समझाऊंगा, खुद प्रयोग करके दिखाऊंगा, और उसके बाद भी ना हो तो फिर मैं कहूँगा चल
कैसे नहीं हो रहा तुझसे, करके दिखा। वो करना पड़ता है। मेरा उद्देश्य डांटना वगैरह थोड़ी ही है, मेरा तो मिशन दूसरा है, या हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि देश भर को डांटो, ये तो नहीं है। हमारा मिशन है जागृत करना। जागृत करने के लिए कभी लोरी सुनानी पड़ती है, कभी डांटना भी पड़ता है, कभी बहुत मीठी बात करनी पड़ती है, कभी कड़वी बात भी करनी पड़ती है। बात बस ये है कि हमें मिठास की इतनी ज़्यादा आदत लग गई है कि अगर थोड़ी भी कोई दो टूक बेबाक बात कर देता है तो हमको लगता है कि जैसे नींद चटा दिया। मैं कोई विशेषतया कड़वा भी नहीं बोलता हूँ। प्रश्न ये है कि जिनसे बोल रहा हूँ उनको आदत किस चीज़ की लगा दी गई है। देखिए, आपको अगर किसी को लूटना है तो आप उससे मीठी बात ही करोगे। तो हमारी पूरी जनता को मीठी मीठी बात की आदत लगा दी गई है, क्योंकि हम लुटते भी खूब है ना। इन्हीं सब मीठी मीठी बातों को सुन के तो हम लुटते हैं। आप कहीं कुछ खरीदने जाएं तो कोई अपने ग्राहक को कड़वी बात बोलता है क्या? मैं दुकानदार नहीं हूँ, युवा वर्ग या मेरा कोई भी श्रोता वर्ग मेरा ग्राहक नहीं है। मेरा काम है उनको सही बात बताना। वो सही बात बताने के लिए अगर कुछ निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के कहना पड़े, बिना लाग लपेट के सीधा, तो आप भी सहमत होंगे कि कहना चाहिए। बट बात ये आती है कि जिस तरीके से वर्तमान के नौजवान हैं, मैं अगर इंक्लूड करूँगा तो खुद को भी कर लूँगा, ऐसे फिर किसी पर कमेंट करना उतना वाजिब नहीं होगा। वर्तमान के नौजवानों को लेकर आपका क्या सिनेरियो है? मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो गई है ये सर्च इंजन्स पर, जितने भी हमारे सामने जो इस समय इंटरनेट है, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि इनको अगर समझाने के तौर पर आए तो यही सर्च इंजन काम आएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस है, सराउंड साउंड में प्रेजेंस जो है आचार्य जी की खूब सारी है और वो बार बार कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये रास्ता यही है, यही कैटलिस्ट है? रोशनी मांग रहे हैं वो, और उनको मोमबत्तियां भी नसीब नहीं हो रही हैं। देखिए, युवा आदमी के पास अनुभव तो होता नहीं है, पर ऊर्जा पूरी होती है। वो चाहता है कि एक दिशा बता दो, एक प्रेरणा जगा दो, ताकि अपनी ऊर्जा को एक सही आकार दे सकें, एक सही चैनल दे सकें। और आदर्शों का बड़ा अभाव है। आदर्श कौन बने बैठे हैं? आदर्श ऐसे लोग बने बैठे हैं जो बस सनसनी फैलाते हैं। हमने सेलिब्रिटीज़ को और एंटरटेनर्स को और पॉलिटिशियंस को आदर्श बना लिया है। तो उसकी वजह से जो युवा है उसको वो मिल ही नहीं रहा जो वो चाह रहा है। जब आदमी जवान होता है ना, तो उसके पास हर तरह की ऊर्जा होती है, शारीरिक भी मानसिक भी। एक नई ज़िंदगी उसके सामने खुल रही होती है। वो कह रहा होता है, मुझे जो ये एक मौका मिला एक ज़िंदगी के रूप में, मुझे अपने लिए एक नया संसार रचना है। उसे कैसे रचें, कोई बताए तो। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो अतीत के गौरवमयी आदर्श हैं उनकी खबर आज की युवाओं को पहुंच नहीं रही है। सोशल मीडिया पर आप बड़े वैज्ञानिकों की चर्चा तो पाते नहीं, आप बड़े क्रांतिकारियों की चर्चा भी नहीं पाते हो, आप बड़े खोजियों की भी नहीं चर्चा पाते, बड़े दार्शनिकों की भी नहीं चर्चा पाते। जो अतीत के बड़े बड़े ऋषि हुए हैं आप उनकी भी चर्चाएं नहीं पाते। युवा लगा हुआ है डेटा के साथ सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर लगातार आदर्श के तौर पर किसको प्रस्तुत किया जा रहा है? जिनको प्रस्तुत किया जा रहा है वो लोग इस काबिल नहीं है कि वो युवाओं के लिए कुछ भी सार्थक कर सकें। तो युवा बुरी तरह दिग्भ्रमित है, और नतीजा फिर ये होता है कि उसकी ऊर्जा विध्वंसात्मक दिशा में चली जाती है। या तो बाहर तोड़फोड़ करेगा या फिर अपनी ही ज़िंदगी को तोड़फोड़ देता है। ये चल रहा है युवा के साथ। उसको देखिए, भगवत गीता में भी अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि देखो अर्जुन, सही राह चलो, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो राह चलते हैं समाज उन्हीं का अनुकरण कर लेता है। तो ये तो एक मानव वृत्ति होती है कि जिनको ऊंचा कहा जा रहा है, देखो उन्होंने क्या करा, हम भी वैसा ही कुछ कर लेते हैं। अब देखिए ना, आज के समय में ऊंचा किनको कहा जा रहा है? ज्ञानियों को ऊंचा कहा जा रहा है क्या? किनको ऊंचा कहा जा रहा है? तो अब युवा उनके पीछे पीछे चल रहा है और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। वही बात आपने बेरोज़गारी का जिक्र करा था, वही बात बेरोज़गारी पर भी लागू होती है। हम 150 करोड़ की आबादी की बात करते हैं। ये 150 करोड़ की जो आबादी है, ये 150 करोड़ अवसर भी तो हैं। इतने सारे लोग हैं, उनको बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पर आप सब लोग एकत्रित हो, आपको अपने दैनिक जीवन में जो कुछ चाहिए वो आपको मिल रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। चाहे वो कोई भौतिक चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट, चाहे वो कोई सेवा हो, सर्विस, या वो कोई अभौतिक चीज़ हो,
आपको सब कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। हर आदमी शिकायत करता है मेरी ज़िंदगी में फ़लानी चीज़ की कमी है। इसका मतलब समझिए, ये 150 करोड़ की आबादी बहुत सारी चीज़ें मांग रही है। आप भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रहा हूँ। आपने भी सुबह से कई चीज़ों की कमी महसूस करी है ना, मैंने भी करी है। फिजिकल चीज़ों की भी और नॉन फिजिकल चीज़ों की भी हमने कमी महसूस करी है ना। मतलब डिमांड है, सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। आज का युवा अगर चाहे तो वो सब चीज़ें जो इन 150 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में से मिसिंग हैं, अनुपलब्ध हैं, उनको मुहैया करा करके किसी भी नौकरी से कहीं ज़्यादा कमा भी सकता है और एक गरिमामयी जीवन बिता सकता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा करा है जिसकी सचमुच जनसाधारण को मांग थी। लेकिन हम ये नहीं देख पाते। हमारे सामने आदर्श क्या रख दिया गया है? हमारे सामने आदर्श रख दिया गया है कि उल्टा पुल्टा काम करके, लोगों को मूर्ख बना करके, झूठ बोल करके, लोगों में किसी तरह की उत्तेजना पैदा करके पैसा कमा लो और ऐश करो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो युवा को ये बात समझ भी नहीं आती कि लोगों की जो वास्तविक मांग है उनको पूरा करके भी तो पैसा कमाया जा सकता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी है, ठीक है, मटीरियल, नॉन मटीरियल, वॉटेवर, अगर कोई आकर के उनकी आपूर्ति करे तो क्या आप उसे कुछ पैसे नहीं दे देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मैं तो दूंगा, और सब लोग देना चाहेंगे। हमें जो चीज़ें चाहिए, अगर कोई आकर के वो चीज़ें हमें देगा तो हम क्यों नहीं उसे कुछ पैसा दे देंगे? इसका मतलब इतनी बड़ी आबादी को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का, स्वरोजगार का एक मौका है। पर युवा के मन में बात डाल दी गई है कि उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह की लोक परंपरा चली आ रही है कि श्रेष्ठतम काम वो है जिसमें आप राजा बनकर बैठ जाते हो, आदेश देते हो और हाथ पांव बहुत कम चलाने पड़ते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए, फिर मैं कोई कड़वी बात नहीं करना चाह रहा, पर ऐसा रहा है। हमारे यहाँ सबसे सौभाग्यशाली उसको माना जाता है जिसको कहते हैं कि बैठ के खा रहा है। जब ये आदर्श युवाओं के सामने आप डाल दोगे तो वो क्यों जाएगा स्वरोजगार की ओर? भारत में कौन से बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं बताओ? हम जब स्टार्टअप कल्चर की भी बात करते हैं भारत में, तो स्टार्टअप्स के तौर पे हमारे यहाँ पर क्या एप्पल है कि गूगल है? स्टार्टअप्स में भी हम इतना ही कर देते हैं कि साहब आपने खाना मंगाया, हम आपको खाना दे देंगे। यही सब तो होता है। इसमें ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, चलो ये भी कर लो तो काफ़ी है, लेकिन ये उस स्तर का वैल्यू एडिशन भी नहीं है जिस स्तर का वैल्यू एडिशन अन्य देशों में हो रहा है। क्योंकि मेहनत करके अपना मुकाम बनाने की शायद हमारी परंपरा ही नहीं रही है। वो एक नई चीज़ है जो हमें युवाओं में डालनी पड़ेगी। हमें नए तरीके के आदर्श चाहिए, युवाओं को हमें नए प्रतिमान देने पड़ेंगे। और मज़ेदार बात यह कि वो जो नए प्रतिमान हैं वो हमारे अध्यात्म में पहले से मौजूद हैं। बस हमें ये करना है कि हम लोक परंपरा को ही धर्म न मान लें। अगर आप जाएंगे षड दर्शन की ओर, या जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक, आजीवक दर्शन की ओर, या आप सीधे सीधे उपनिषदों को, भगवत गीता को उठा लेंगे, तो वहाँ से आपको समझने पर सीधे सीधे इशारे मिल जाएंगे कि रोज़ी रोटी भी कैसे कमानी है। लोग इस बात पे ताज्जुब करते हैं, कहते हैं गीता ये भी बताती है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बताती है कि बिल्कुल खुददारी के साथ ज़िंदगी में आजीविका भी कैसे कमाई जा सकती है, वो भी वहाँ पर पता चलता है। लेकिन वो सब भी, उससे भी हम बहुत दूर हो गए हैं। हमारे लिए अब क्या है? वही सब कुछ जो लोक संस्कृति में छाया हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन हमको दिखा रहा है, जो टीवी हमको दिखा रहा है, उसमें कहाँ किसी ऊंची चीज़ के लिए कोई स्थान है। आप ये कह रहे हो कि जो सेलिब्रिटी जो कंटेंट है, मतलब कि उसी तरफ जो है बिल्कुल हम लोग निकल गए हैं। बिल्कुल। प्रतिमान की बात करी आपने, युवाओं के लिए प्रतिमान की बात करी, तो रिलेशनशिप का भी एक जिक्र आता है कि उसमें भी आपका जो कहना है कि रिलेशनशिप को लेकर आज के युवा कच्चे हैं, या वो अपनी चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाते हैं। उनकी जो सोच है वो उस तरफ चलती नहीं है जो चलनी चाहिए। बट ये तो बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है ना। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, सबने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं, सबकी उम्र अलग अलग होगी, नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना, खाल का रंग भी थोड़ा अलग अलग है, वज़न अलग अलग होगा, पर पानी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको चाहिए, वहाँ इंडिविजुअलिटी जैसी कोई बात नहीं होती। तो विजडम या स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म आपको उसी चीज़ की याद दिलाता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसको चैन बोलते हैं, एकदम ज़मीन की भाषा में।
और अध्यात्म की भाषा में उसको शांति बोल देते हैं, मुक्ति बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी डिजायर्स अलग है और उसकी डिजायर्स अलग है। सबकी डिजायर्स अलग है, पर पानी तो सबको चाहिए ना, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना। वैसे ही ये जो दिल है वो सबका एक ही चीज की मांग करता है, उसको चैन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि जब हम रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, चाहे जवान आदमी हो चाहे कोई आदमी हो, और रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ ही हो, आप किसी भी चीज़ के साथ कोई रिश्ता रखने जा रहे हैं, मैं ये खरीद के लाऊं बाजार से, ये भी एक रिलेशनशिप है। जब भी मैं अपने जीवन में कोई चीज़ लाने जा रहा हूं तो मुझे पूछना ज़रूरी है कि इससे मुझे वो मिलेगा क्या जो मुझे सचमुच चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पानी की ज़रूरत है और पानी की जगह मैं केरोसिन पी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि केरोसिन का विज्ञापन बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जितने आदर्श हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं केरोसिन 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 पियो तो तुम कूल कहलाओगे। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं चाह क्या रहा हूँ, और फिर पूछना पड़ता है कि मैं जिससे रिश्ता बनाने जा रहा हूँ उससे रिश्ता बनाने में मुझे उत्तेजना ही मिलेगी, सनसनी ही मिलेगी, या वो भी मिलेगा जिसकी मांग सचमुच मेरा दिल कर रहा है। लेकिन ये पता करने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि हमारा दिल मांग किसकी कर रहा है। हाँ, तो दिल किसकी मांग कर रहा है, इसको जानने को कहते हैं आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। जब मुझे ये पता होता है कि मेरे हलक को पानी की और मेरे दिल को चैन की तलाश है, तब मैं पानी के नाम पे केरोसिन नहीं उठाता और रिश्तों के नाम पे बर्बादी नहीं उठाता। अन्यथा रिश्तों के नाम पे बर्बादियां ही उठाई जाती हैं। हम अपने घरों में क्या क्या चीज़ें ला के रख देते हैं, आप सबके साथ हुआ होगा। आप चीज़ें ला के रख देते हो, दुकान में बड़ी आकर्षक लग रही थी, पैसा भी फूंक दिया, घर में ले आए, फिर कह रहे हो यार बेकारी फलानी चीज़ हमको ले आए। हमारे जो बड़े से बड़े दुख दर्द हैं वो अक्सर उन्हीं चीज़ों के कारण होते हैं जो ज़िंदगी में बेवजह मौजूद हैं, और वो बेवजह यूं ही नहीं आ गई, हम उन्हें दाम चुकाकर ज़िंदगी में लेकर आते हैं। चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे कोई इंसान हो। एक दिन वो हमारी डिज़ायर था, हम दाम चुकाकर उसको लेकर आए, और आज वही हमारी ज़िंदगी का नासूर बन जाता है। ये सब कुछ होता है आत्मज्ञान की कमी से। हम खुद को नहीं जानते। आत्मज्ञान कोई बड़ी खुफिया बात नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब बस ये होता है कि मैं थोड़ा सा रुक करके ध्यान से अपने आप को देखूं और पूछूं कि बेटा तुझे चाहिए क्या। यही आत्मज्ञान है। उसके लिए अपनी हरकतों को, अपने इरादों को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा देखना पड़ता है और पूछना पड़ता है, एक बात बता भाई, तू मांग क्या रहा है। और एक बार ये जान जाओ मांग क्या रहे हो, फिर जाकर के सही इंसान को या सही चीज़ को, सही रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में ला पाओगे। एक चीज़ और है जो मैं काफ़ी देखता पढ़ता सुनता हूँ आपके बारे में, आप घूमने को लेकर बहुत वकालत करते हैं कि घूमा जाए साहब। लेकिन अगर नौकरी में कोई अगर बैठा है तो कितना घूमेगा साहब, कि ये जो आप कहते हो कि रोज़ घूमा जाए या कुछ नया करा जाए, तो घूमना जो है वो मैंडेटरी प्रोसेस है। असल में ये सवाल उन पर ज़्यादा वैध है जो नौकरी नहीं कर रहे, जो स्वरोजगार में हैं। क्योंकि जो अपना काम कर रहा है वो 7 दिन काम करता है और 24 घंटे काम करता है। मेरा पिछले 20 साल का अनुभव है। जो लोग नौकरी में हैं वो तो कुछ हद तक बेहतर स्थिति में हैं, खुशकिस्मत हैं, उनको हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी मिलती है। मैं घूमने की वकालत क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि खासकर भारत में हमें बड़ी संस्कृति को लेकर अंधता है। हम कुछ जानते नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम ये भी नहीं जानते हमारे ही देश में क्या चल रहा है। लेकिन हमारी जो स्थानीय संस्कृति होती है उसको लेकर हम कहते हैं मेरी संस्कृति जिंदाबाद, सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं। जो उत्तर भारत वाला होगा ना, ये तो छोड़िए कि वो दक्षिण भारत वालों को जानता है, जो उत्तर भारत वाला होगा अगर वो बिहार का है तो उसे नहीं पता होगा कि राजस्थान की संस्कृति के कई तत्व बिहार की संस्कृति से बिल्कुल विपरीत हैं। वो सोच रहा होगा कि जो बिहार की संस्कृति है वही भारतीय संस्कृति है, और वो कहेगा जो भारतीय है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले तो आप स्वदेश भ्रमण ही कर लीजिए। इसलिए नहीं कि आपको एक ट्रेवल लस्ट होनी चाहिए कि आप अलग अलग जा कर के वहाँ मौज मार रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ जाओ वहाँ के लोगों से घुलो मिलो, उनका बोलचाल देखो, उनका चाल चलन व्यवहार देखो, उनका खाना पीना देखो, उससे दिमाग खुलता है। हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा बंद हैं, हमें कुछ नहीं पता। आपसे किसी से बात करिए यूरोप के बारे में तो कहेंगे यूरोपियन, अरे ये तो सब लुटेरे होते हैं, इन्होंने लूट रखा है और कुछ नहीं कर रखा, और ये आक्रामक लोग होते हैं, ये एक दूसरे को मारते रहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे को मार दिया था, और अभी भी देखो वहाँ पे रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, और ये और वो है। और आप जब वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल अलग जगह है। अमेरिका को लेके बात ये रहती है कि मटीरियलिज्म का अड्डा है। आप जब जाओ तो पता चले कि वो नॉलेज का भी अड्डा है।
हम बात ही नहीं करना चाहते वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की, हम बात ही नहीं करना चाहते वहाँ की रिसर्च लैब्स की, हम बात ही नहीं करना चाहते कि वहाँ की जो जनता है वो पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद करती है। और ये तो विदेशों की बात हो गई जहाँ हम ये कह सकते हैं और सचमुच कह सकते हैं कि बड़ा पैसा लगता है जाने में, पर हम अपना देश तो घूम लें, अपने ज़िले से तो बाहर निकल लें। नहीं तो हम, आप देखिए मैं कहाँ से मेरी बात आ रही है, ऋषिकेश और उसके आगे के पहाड़ों पर मैं जाता रहता हूँ बीच बीच में। आप वहाँ जाइए तो पहाड़ी लोग अक्सर बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं होता है, पर वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं और रील्स देख देख करके उनके मन में छवि आ जाती है कि दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, गुड़गांव, ये जो पूरा इलाका है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रील्स में दिखाई दे रहा है। और इसके कारण उनके भीतर ज़बरदस्त ग्रीड और साथ ही साथ इन्फीरियरिटी जागृत हो जाती है। उनको लगता है कि ये जो पैसे का प्रदर्शन चल रहा है यहाँ स्क्रीन पर, बिल्कुल पूरा गुड़गांव ऐसा ही है, ये बड़ी बड़ी इमारतें और ये भीतर ज़बरदस्त तरीके के इंटीरियर्स और सब कुछ ही सेक्सी। वैसा है भी नहीं, लेकिन वैसा सोचने के कारण फिर वो अपना घर द्वार छोड़ करके बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं और मैदानों पर आ जाते हैं और उल्टी सीधी नौकरियां करते हैं जहां उनका शोषण भी होता है। तो मैं इसलिए कहा करता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि जो शेष विश्व है वो कैसे चल रहा है। जिसको ये सब नहीं पता वो कूपमंडूक बन के रह जाएगा और यही सोचता रहेगा कि बस मेरे ही घर में जो होता है और मेरी जो लोक परंपरा है वही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, लेकिन आचार्य जी ये तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया मैटर, क्योंकि मैं उत्तराखंड के साथियों से काफ़ी चर्चा करता हूँ और उत्तराखंड में माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो नौकरी है, मतलब काम नहीं है। बिहार में जो दिक्कत है वो काम नहीं है, या और भी जगह की मैं जिक्र कर सकता हूँ जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम मैं उसको मान रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसमें ये भी जानता हूँ कि माइग्रेशन के साथ ग्लैमर का तत्व भी ज़बरदस्त रूप से जुड़ गया है। देखिए एक बात बताइए, आप उत्तराखंड के हैं तो आप खुद नहीं, मैं तो मथुरा का हूँ। आप मथुरा के हैं। अगर कोई अपने ही घर में, अपने ही ज़िले में, मान लीजिए आप पहाड़ों की बात कर लें, 8-10 हज़ार बना सकता है और उसके विपरीत अगर वो जा कर के गुड़गांव में 20,000 भी कमा लेता है, तो बताइए क्या दोनों ही स्थितियों में बचत में ज़्यादा अंतर होगा? अपने घर में रह करके आप 10,000 कमा रहे हो, उसके विपरीत आप गुड़गांव में 20,000 कमा रहे हो, तो क्या आप गुड़गांव में सचमुच बहुत ज़्यादा बचा रहे होगे? नहीं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ बेहतर होगी? पहाड़ों में। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें मैं समझ रहा हूँ, देखिए आपको कहीं बेहतर नौकरी मिल रही है, पढ़ने का आपको बेहतर अवसर मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अगर ग्लैमर से अंधे होकर के भाग रहे हो तो वो चीज़ गड़बड़ है, मैं ये कह रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि बहुत छोटी छोटी जगहों की, मैं अपने जैसी बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ, लड़कों से भी मिलती हूँ, वो मुझे एक अलग ही तनाव में नज़र आते हैं। हालांकि बहुत आत्मविश्वासी भी, वो इसलिए कि उनके जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं लेकिन बहुत सारी असफलताएं भी उनके हिस्से होती हैं। अब वो अंडरडॉग भी होते हैं, अब वो अंडररेटेड भी होते हैं, अब वो जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे उन्हें दिखाया भी जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो। तो वो उस जीवन को किस तरह से संभाले, दोबारा आत्मविश्वास कैसे जगे। और जब आदमी होता है कि बहुत जुनूनी है लेकिन वो असफल होता जा रहा है, जो चाह रहा है वो उसे नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, है ना। तो जी ना सकना, बहुत सारे सपनों को पूरा करना, तो ये जो किसी भी मेरे जैसे जवानों के भीतर जो इस तरह के द्वंद्व चलते हैं, तो कैसे उनका सोल्यूशन हो सर? देखिए, जब दुनिया की 800 करोड़ की आबादी हो जाए ना और भारत की 150 करोड़ की हो जाए, तो हमने अपने लिए फिर जो संसाधन हैं वो इतने सीमित कर लिए होते हैं कि अगर एक ही चीज़ के पीछे 500 लोग भागेंगे तो 499 को हताशा मिलनी तय है। इतनी बड़ी आबादी है, एक ही चीज़ है और वो 500 लोगों को चाहिए, तो 499 तो निराश ही बैठेंगे ना। तो उसका फिर तरीका क्या है? तरीका ये है कि उन चीज़ों के पीछे मत भागो जिन चीज़ों के पीछे भागना तुम्हें समाज सिखा रहा है। दो नुकसान होते हैं। पहली बात, आपको वो चीज़ कभी चाहिए ही नहीं थी, वो तो आपके माहौल ने कह दिया कि तुम भी पालो तो आप भी पानी निकल पड़े, तो आप पा भी लो तो आपको कोई संतुष्टि मिलनी है नहीं। दूसरी बात, चूँकि वो चीज़ आपको खुद कभी चाहिए नहीं थी, इसीलिए जब आप उस चीज़ के लिए काम करोगे तो आपके काम में न तो तीव्रता रहेगी न धैर्य रहेगा, न तो इंटेंसिटी रहेगी न लॉन्जेविटी रहेगी, क्योंकि वो डिज़ायर आपकी अपनी है ही नहीं। आपको बोल दिया गया है कि
इतने पैसे कमा लो, या ये वाली नौकरी पालो, या ऐसा कर लो, या वहाँ बस जाओ, या इस तरह के लड़की लड़के से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। यही सब तो बातें होती हैं ना आप युवाओं की जब बात कर रही हैं, और उनकी क्या डिज़ायर्स होती हैं, यही सब। या तुम्हें समाज में इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, यही सब बातें हैं। सवाल ये है कि हमें किसने बता दिया कि ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों का नाम है? ज़िंदगी किसी और चीज़ का भी तो नाम हो सकती है ना, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें दिली इश्क हो, और जब सचमुच अपनी आत्मिक दिली चाहत होती है तब आदमी ये नहीं सोचता कि 2 साल में मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम हार मान लेंगे। फिर पूरी ज़िंदगी भी उस चीज़ के प्रयास में ही बीत जाए तो भी बुरा नहीं लगता है। हताशा, निराशा, डिप्रेशन, ये सब इसी बात का परिणाम होते हैं कि हमें सचमुच पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और हमको चाहिए क्या है। नहीं तो फिर प्रयास पर्याप्त होता है, परिणाम से बहुत अंतर नहीं पड़ता। परिणाम अच्छा आ जाए बहुत अच्छी बात है, परिणाम अच्छा नहीं भी आया तो भी इस बात का संतोष रहता है कि भाई कम से कम उस काम में लगे हैं जिस काम में दिल है। सारी समस्या ये है कि दिल जैसी कोई चीज़ हमारी शिक्षा में है नहीं। दिल से मेरा क्या आशय है? स्वयं, मैं, आई, द सेल्फ। वैसी कोई चीज़ हमारी शिक्षा व्यवस्था में, परवरिश में है नहीं। हमसे कभी नहीं कहा जाता कि थोड़ा आत्मज्ञान होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और तुम देखो कि तुम्हें सचमुच जीना कैसे है। मुझे सचमुच कैसे जीना है वो मैं अगर जानता जा रहा हूँ तो फिर राह में कितनी भी बाधाएं आएँ मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं होगा हटने का। मुझे अगर नहीं पता है मुझे क्या चाहिए, मैं बाजार निकल गया, मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, तो 70 चीज़ें मुझे आकर्षित कर सकती हैं और उन 70 में से कोई भी मेरे काम की नहीं। लेकिन अगर मुझे पता है कि कौन सी एक चीज़ है जिसकी खातिर मैं दुनिया के बाजार में निकला हूँ, तो उस एक चीज़ के लिए ही मैं प्रयासरत रहूँगा और हमेशा प्रयासरत रहूँगा। मैं किसी और चीज़ पे जाकर रुकूंगा ही नहीं। और वो जो चीज़ होती है ना जो हमें चाहिए, वो ऐसी होती है कि चूंकि मुझे चाहिए इसलिए उसका प्रयास ही परिणाम है। मिल गई तो मिली, नहीं मिली तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसी बात नहीं है कि एक्सपायर होगा, अब क्या करना है। सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भागोगे तो कैसे सबको मिल जाएगी? ना तो राष्ट्र के पास इतने संसाधन हैं, ना इस पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं। हम ये तो देखें ना कि मैं कौन हूँ। घोड़ा भी जा रहा है कि भेड़िए मांस खा रहे हैं, तो घोड़े ने भी जाकर के कहीं से मांस जुगाड़ लिया। पहली बात तो बहुत कष्ट होगा उसको मांस जुगाड़ने में, क्योंकि उसकी जो पूरी प्रकृति है वो मांस का इंतज़ाम करने के लिए बनी नहीं है। दूसरी बात, वो मांस अगर जुगाड़ भी ले तो भी वो मांस उसे पचेगा नहीं। वो दोनों तरफ से मारा गया। पहले तो उसने ज़िंदगी ख़राब करी ऐसी चीज़ पाने में जो उसको कभी चाहिए नहीं थी। दूसरी बात, वो चीज़ अब मिल गई है तो मिलने के कारण वो ज़िंदगी का बोझ बन गई है। उसने अब मांस खा लिया और पच रहा नहीं है, बोझ बन गया है। तो अगर सब अपनी अपनी अंतस के अनुसार चलें तो सबको संतुष्टि मिल सकती है, संभव है। लेकिन अगर सबको भेड़चाल चलना है तो 500 में से किसी एक को वो मिलेगा जो 500 भेड़ें चाहती हैं, 499 ऐसे ही निराश रहेंगे, और जिस एक को मिलेगा वो और ज़्यादा निराश रहेगा, क्योंकि वो कहेगा मिल भी गया तो भी कुछ नहीं मिला। सर, मेरा एक सवाल और है कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और बहुत सारे लोग हमें जजमेंटल मिलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो इंसान क्या करता है फिर वो एकांत चुन लेता है। तो इस तरह की नेगेटिविटी को या जो चीजें हमें बहुत ज्यादा आहत करती हैं उनसे कैसे बचा जाए? यानी ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखिए ही मत। अगर फिर भी हो तो क्या करें? अगर फिर भी हो तो ये सर्कल नहीं, जैसे किसी से भी हम मिले, कोई रैंडम व्यक्ति मिला या तो रैंडम व्यक्ति तो परिभाषा से ही रैंडम है ना। मैं उसकी भाषा पे और उसके बातों पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ? रैंडम तो बहुत कुछ हो सकता है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, इधर कोई आकर चूहा है, वो चाऊ चाऊ कर जाए तो मैं बुरा थोड़ी मान जाऊँगा। वो तो रैंडम चूहा है, मैं क्या करूँ उसका? तो ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें हमारे क्षेत्र में, हमारे सर्किल में व्यर्थ लोगों के लिए कोई स्थान ना हो। देखिए, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई मजबूरी भी तो कोई चीज़ होती है, और मैं बार बार कहा करता हूँ मजबूरियाँ नहीं होती, स्वार्थ होते हैं। और कोई भी स्वार्थ इतना बड़ा नहीं होता कि उसके पीछे अपनी गरिमा छोड़ दी जाए। अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं, जिनके साथ रहकर हमें बुरा लगता है,
तो हमें सवाल उन लोगों पर नहीं उठाना चाहिए, हमें सवाल अपने ऊपर उठाना चाहिए। मैंने कौन सी व्यवस्था पाल ली है कि मेरे आसपास ये लोग हैं, मुझे पता है ये लोग ठीक नहीं है, तब भी मैं इनको त्याग नहीं सकता। और वो जो व्यवस्था है, आप उसको अगर गौर से देखेंगे तो कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं है, मैं ज़बरदस्ती अपनी ताकत से अनजान हूँ, इसलिए मजबूरी ढो रही हूँ। आचार्य जी, आपने कहा कि मैं स्वयं, तो क्या ये समाज में तनाव बढ़ने का ये कारण नहीं है कि हर आदमी अपने बारे में, अपने स्वार्थ, अपने हित के बारे में सोच रहा है, हम और वी वाली जो भावना है वो कम हो रही है? ये जो स्वार्थ होता है ना, उसमें जो आई मी सेल्फ होता है, वही है जिससे मुक्ति पानी होती है। जब हम कह रहे हैं कि हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, तो वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो उन पर चल रहा है जो डिज़ायर्स उसको दे दी गई हैं, वो झूठा मैं है। थोड़ा सा इसमें हम समझेंगे, सारा अध्यात्म ही इसी बारे में है कि दो मैं होते हैं। एक वो जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसका संबंध होता है स्वार्थ से। स्वार्थ वो झूठा मैं होता है, वो होता ही नहीं है, उसे मिथ्या बोलते हैं, वो शून्य है। वो कहाँ से आता है? वो हमें ये शरीर और ये समाज इम्प्लांट कर देते हैं। सबको डिज़ायर्स दे दी गई हैं, चूँकि सबको डिज़ायर्स दे दी गई हैं इसीलिए सबकी डिज़ायर्स आपस में लड़ जाती हैं। सबकी एक ही चीज़ की डिज़ायर है, इससे क्या पता चल रहा है? सबको एक ही नौकरी चाहिए, सबको एक ही नौकरी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कोई एक बाहर कॉमन सोर्स है जो सबको डिक्टेट कर रहा है कि तुम भी यही नौकरी लो, तुम भी यही नौकरी लो, तुम भी यही नौकरी लो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मुझे सबके कपड़ों का लाल रंग दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है? क्या सबने लाल पहन रखा होगा? क्या सबकी इच्छाएं इतनी एक समान है कि सबने लाल पहन रखा होगा? नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लाल रंग का प्रकाश स्रोत लगा दिया गया है जिसने सबको लाल रंग में रंग दिया है। ये झूठा मैं है, इसी से कन्फ्लिक्ट होती है। स्वार्थ इसका नाम है। जो असली मैं होता है वो आता ही है अहम को हटाने से। नकली मैं को अहम बोलते हैं, वही अहंकार है, अहम। जो असली मैं होता है वो देखता ही यही है कि मैं जिसको अपनी ज़िंदगी बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, मैं जिसको अपनी डिज़ायर बोलता हूँ मेरी डिज़ायर है ही नहीं, मैं जिसको अपना विचार या अपनी भावना बोलता हूँ, ना वो मेरा विचार है ना मेरी भावना है। वैसा ही विचार मेरे पूरे कुल और ख़ानदान में सबका था, इसलिए मेरा भी है, मेरा नहीं है वो। जिस चीज़ को मैं अपनी आस्था बोलता हूँ मेरी आस्था नहीं है, मुझे सिखा दिया गया ऐसी आस्था रखना। ठीक है, ये सब जब हट जाता है तो वो पैदा होता है जो विशुद्ध मैं है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो जो दो मैं है उसमें से एक का नाम अहम, एक का नाम आत्मा। स्वार्थ का संबंध अहंकार से है, आत्मा का संबंध निष्कामता और निस्वार्थता से होता है। वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाली। मैं अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा, फिर आत्मा अपने आप में परिपूर्ण होती है। अहम अपने आप में सदा एक खोखलापन होता है, रिक्तता। समाज यही सिखाता है ना कि बेटा अगर 10वीं में इतने नंबर ले आओगे तो ही तुमको साइकिल मिलेगी। ये हमारे भीतर अपूर्णता बैठाई गई। तुम जब इतना कुछ पालोगे तब तुम मेरे प्यार के काबिल बनोगे। ये हमारे भीतर क्या बैठाई गई कि तुम अभी जैसे हो तुम अपूर्ण हो, तुम्हें बाहर जाकर के और बहुत कुछ पाना है। ये सारी कन्फ्लिक्ट्स का स्रोत होता है और इसी के कारण हर तरह की बीमारी पैदा होती है, समाज में, मन में, परिवार में। इसी को हटाना अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया है। ये जो नकली मैं है इसी को हटाना होता है। ये नकली मैं हटा तो स्वार्थ हट जाता है। मैं अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ पूरे तरीके से मैं कह पाया हूँ, पर अगर कुछ नहीं है तो बताएं। एक बच्चे को अगर मतलब जिस भी समाज में मतलब पूरा समाज आदर्शवादी हो नहीं सकता, आदर्श स्थिति बन नहीं सकती और सबकी आध्यात्मिक सोच हो नहीं सकती। एक बच्चे को जो कि अभी स्कूल में है, कॉलेज की तरफ जा रहा है, उसको अगर नंबर्स, क्लास में मिलने वाले नंबर्स की अहमियत नहीं बताएंगे। आपने कहा ना कि अगर आप इतने नंबर ले आओगे तो साइकिल मिल जाएगी, लेकिन अगर उसको ये एहसास नहीं कराया कि इतने नंबर नहीं लाओगे तो इस काबिल नहीं बन पाओगे कि बाइक, साइकिल या अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी आप खुद से ले सको, आपको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ऐसा आपने उदाहरण दे दिया कि इससे सारी बात साफ हो जाएगी। मुझे उसको ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि तू नंबर लेकर आ? क्यों बताऊँ? क्योंकि अगर उसके सामने गणित है या विज्ञान है या हिस्ट्री है तो जानता ही नहीं है कि इनकी अपनी अहमियत क्या है। तो आप कहते हैं उनकी अहमियत ये नहीं है कि गणित गणित है और विज्ञान विज्ञान है। आप कहते हैं गणित की अहमियत ये है कि इससे तुझे रोटी मिलेगी। ये तो गणित का अपमान हो गया।
गणित की अहमियत ये थोड़ी है कि गणित से तुझे रोटी मिलेगी, गणित की अहमियत ये है कि वो गणित है, पर ये हम कभी उसको बता ही नहीं पाए। विज्ञान क्यों पढ़ना? अब आप इतिहास पढ़ा रहे हो किसी को, आपने क्या उसको पहले ये समझाया कि इतिहास क्यों पढ़ना है? आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ले करके आओ, आपको ये बताने की ज़रूरत है कि इतिहास जानना ज़रूरी क्यों है। नहीं तो नंबर तो नकल करके भी ला सकता है, अगर सिर्फ नंबर ही लाने हैं तो नंबर नकल करके ले आएगा। कल को उसको पता चल जाए कि नौकरी बिना नंबर के मिल जाती है, तो क्या वो पढ़ेगा? और आज समाज में हो भी यही रहा है, लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट होना बेहतर है, बिना डिग्री के भी नौकरी मिल जाती है। ज्ञान किसी अन्य चीज का साधन नहीं होता है। नॉलेज इज एन एंड इन इटसेल्फ। जो भी हम कर रहे हैं अगर हमें उसका महत्व पता है तो हम करेंगे ना, फिर हमें उसके साथ कोई और टेम्पटेशन नहीं जोड़ना पड़ेगा। भाई आप मुझसे बात कर रहे हो, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बातचीत में कुछ रस है, कुछ आनंद है, और एक चीज़ ये हो सकती है कि आप मुझसे बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको किसी ने कहा है कि बात कर लेना 5-10 मिनट, किसी तरीके से समय निकालना है। अगर आपको इस बातचीत में आनंद आ रहा होगा तो आपको किसी टेम्पटेशन की या धमकी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। उनको आप उसको बता रहे हो पानीपत की लड़ाई, आपने उसको ही बताया कि आज की ज़िंदगी में पानीपत की लड़ाई पता होनी क्यों ज़रूरी है। आप उसको बता रहे हो कि क्लोरोफिल क्या होता है, कैसे काम करता है, आप उसको बता रहे हो कि क्लोरोफिल क्यों पढ़े वो, आप उसको सेट थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप उसको कैलकुलस पढ़ा रहे हो, आप उसको ये पता है क्या कि कैलकुलस किस काम आता है? मैं नहीं जान, आप उससे पूछिए, अच्छा अगर तुझे कैलकुलस नहीं पता तो तेरी ज़िंदगी में क्या कमी हो जाएगी? बहुत कम बच्चे होंगे जो ये बात बता पाएंगे, भले ही उन्होंने IIT JEE क्लियर कर रखा हो, पर वहाँ भी आप जाइए तो एक बार को अटक जाएगा। आप पूछे अच्छा अगर कैलकुलस नहीं भी पता होता तो ज़िंदगी में क्या कम हो जाता? फंस जाते। इसीलिए फिर आकर के आप देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स चलती हैं, एकदम मूर्खतापूर्ण बातें वो कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र रख देंगे, एक रील है जिसमें जो पहली स्क्रीन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लिखा हुआ होगा, मान लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर नीचे कहेंगे कोई बता दो कि इसका मेरी आज की ज़िंदगी में क्या महत्व है। उस मूर्ख को पता ही नहीं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसी से आ रहा है। ये कैमरा नहीं बन सकता बिना उस सूत्र के। या वो कुछ भी और आकर के लिख देंगे, वो साइंस का कोई प्रिंसिपल लिख देंगे और फिर वो सोचेंगे उन्होंने कोई बहुत विटी, बहुत ह्यूमरस बात बोल दी है, और उसके पीछे वो हंसने की आवाज़ भी डाल देंगे कि साइंस की कोई बात वहाँ पर उन्होंने जा करके लिख दी है, या लिख दिया ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, ये श्रोडिंजर्स प्रिंसिपल है। और फिर कहेंगे बताओ इसका मेरी आज की ज़िंदगी से, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेशन है? भाई अगर वो नहीं हो तो तेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं होता। लेकिन ये बात उसको पता नहीं है। और यही बात जब हम उसको पढ़ा रहे थे मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो क्यों नहीं बता पाए कि मैक्सवेल्स इक्वेशन जब तुम पढ़ लोगे तभी उस मोबाइल को इस्तेमाल करने के हकदार बनोगे? ये हम नहीं बताते। हमने पढ़ाई को सिर्फ नौकरी और इज्जत का साधन बना दिया है। पढ़ाई नौकरी और इज्जत का साधन नहीं होती है। पढ़ाई हमें जानवर से इंसान बनाती है। नौकरी मिले नहीं मिले वो बात की बात है, वो छोटी बात है। इस बातचीत को मैं थोड़ा राजनीति और चुनाव की तरफ लेकर जाना चाहूँगा, अगर आप जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो सोशल मीडिया और सस्ते डेटा की बात की, और उसकी तुलना इस देश में आटे से भी सस्ता डेटा, ये वाली बात रही है, सरकार की नीति रही है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसके नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सरकार ने सबको सस्ता डेटा देकर मोबाइल पकड़ा दिया है, रील देखने के लिए छोड़ दिया है। तो इस देश का जो युवा है वो किसकी बात सुने, किसको आदर्श माने? देश में राजनीतिक तौर पर 2 ही धाराएं हैं, उसमें से किसी एक को चुनना हो तो वो किसको सुने? सस्ते डेटा वाले को चुने या उस डेटा की आलोचना करने वाले को चुने? किसी को भी नहीं चुने। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस देश को वही लेके जाएंगे, या तो ये लेके जाके पर अगर आप प्रश्न ही पूछ रहे हो कि चुनना किसको चाहिए, तो जिसको चुनना चाहिए वो बताई दे रहा हूँ। आप जब ये जान जाओगे कि सवाल सस्ते डेटा का नहीं है, सस्ता डेटा अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, सवाल ये है कि उस सस्ते डेटा में आप देख क्या रहे हो, समाज के अग्रणी लोग कौन से हैं, नीति निर्धारक लोग कौन से हैं जो ये तय कर रहे हैं कि डेटा पर बैठकर आप तक क्या सामग्री पहुंच रही है। जब हम ये जान जाएंगे कि हमें ऊंची ही सामग्री देखनी है और ये बात ढंग के लोग, ऊंचे लोग निर्धारित कर रहे हैं, तब खुद ही हम चुनाव में समाज से जो ऊंचे से ऊंचे लोग हैं उनको खड़ा भी करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अभी जो पूरा इकोसिस्टम ही है ना, वो बहुत गिरा हुआ है। उस पूरे, ये ऐसी सी बात है कि यहाँ पर ज़मीन पर सारा खाना फैल गया है
और फैल ही नहीं गया है, उस पर 2-4 लोग पाँव रख के चले भी गए हैं। और आप मुझसे फिर प्रश्न करें कि बताइए आप इसमें से कौन सा व्यंजन खाना चाहेंगे, मैं क्या बताऊं कि उसमें वहाँ रायता फैला हुआ है, यहाँ सब्ज़ी फैली हुई है, यहाँ दाल फैली हुई है, और उस पर लोगों ने कचर भी दिया है, पाँव रख के चले गए हैं। मैं क्या बताऊं मैं इसमें से क्या खाना चाहूँगा? मैं कुछ नहीं खाना चाहूँगा। हाँ, आप ज़बरदस्ती अब कहो कि बंदूक रख के, तो फिर वो अलग बात है। बंदूक रख के आप कहेंगे क्या खाना चाहोगे, तो मैं कहूँगा गोली खाना चाहूँगा। वो नीचे कुछ भी है, उससे अच्छा गोली खिला दो। हमें सबसे पहले एक जन जागृति की ज़रूरत है, जिस जन जागृति में सस्ता डेटा बहुत काम आ सकता है। हमें एक जन जागृति की ज़रूरत है जिससे इसी समाज से बेहतर लोग उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो सकें। हम जैसे होते हैं ना, हमारे उम्मीदवार भी वैसे ही होते हैं, और वैसे को ही हम वोट देते हैं। ढंग के लोग जब हमारे ही बीच से नहीं उठ रहे तो उनको वोट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जैसी जनता होती है वैसे ही उस जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं क्योंकि वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं। पर इस सस्ते डेटा का मेरा सवाल भी नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत इजी टू एक्सेस हो गया है देखने वालों के लिए भी और कंटेंट बनाने वालों के लिए भी। मतलब हर आदमी, कोई भी ज्योतिष पर ज्ञान दे रहा है, कोई आदर्श पर ज्ञान दे रहा है, राजनीति पे दे रहा है और साइंस पे भी दे रहा है, और वही लोग बैठ के देख रहे हैं। और शायद इसीलिए किताबों से जो फोकस है वो सोशल मीडिया की तरफ चला गया है। और मैंने उसी चीज़ का उत्तर दिया है। वो जो किताब है वही सस्ते डेटा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा सकती है ना। तो सस्ता डेटा तो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि गरीब तक भी ऊंची से ऊंची बात पहुंचाई जा सकती है। बात ये नहीं है कि डेटा सस्ता है, बात ये है कि उस सस्ते डेटा में बन क्या रहा है, प्रमोट किस चीज़ को किया जा रहा है। उदाहरण के लिए चलिए मैं और ज़मीनी उदाहरण देता हूँ। घटिया कोई क्रिएटर है या घटिया वो किसी तरीके की खबर का या आचरण का स्रोत है, और उसी को जो पोजीशन ऑफ पावर में लोग बैठे हैं वो लोग उसको बार बार प्रॉप कर रहे हो, उठा रहे हो, वो दिखाई देते हैं उसके साथ तस्वीरें खिंचाते हुए, वो दिखाई देते हैं कि वो जा कर के उसके सामने बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो सस्ते डेटा में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी? भाई, जनता इतनी अभी जागृत नहीं है कि वो अपने विवेक के आधार पर तय कर ले कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। जनता मुंह देखती है उनका जो समाज में प्रतिष्ठित जगहों पर बैठे हुए हैं, और जनता ने समाज में प्रतिष्ठित जगहों पर बैठा के इनको दिया है जो लोग बिल्कुल अनाड़ी अज्ञानी, क्योंकि जनता ही अज्ञानी है। और ये जो अज्ञानी लोग हैं ये जा कर के अपने ही जैसों के पास बैठ जाते हैं और उनको प्रसिद्ध कर देते हैं। आप देखते नहीं हैं कि फलाना जाके फलाने के पास बैठ गया। अब वो हो सकता है कोई अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा हो, पर उसके पास 5 बड़े बड़े राजनेता जाकर बैठ गए, तो वो जो बाबा है वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएगा और उसकी रीच इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे देश में अंधविश्वास फैला देगा। सस्ता डेटा दुधारी तलवार है, उसका सार्थक उपयोग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम गड़बड़ लोग हैं इसीलिए हम उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ। अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें बागेश्वर बाबा का जिक्र? नाम मैं कभी किसी का लेता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, सिद्धांत से चीज़ें जो है समझिए आप। मतलब मैं सही सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं सही समझाऊँ। राजनेताओं में और अंधविश्वास फैलाने वाले नकली धर्मगुरुओं में सदा सदा का साथ रहा है। तो जिसको हम कहते हैं ना द किंग एंड द चर्च, दे आर ऑलवेज हैंड्स इन ग्लव, तो ये हमेशा का रहा है, तो वो वही चलता रहता है। अच्छा, एक जिक्र और, क्योंकि सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप ये पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। मैं जनता के मन को चैलेंज कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स तो हमारा उत्पाद है, हम बदल जाएं तो ये जितने सत्तासीन हैं ये बचेंगे क्या? पक्ष विपक्ष कोई भी बचेगा क्या? क्या सिस्टम आएगा फिर? हम बदल जाएंगे, हम सुधर जाएंगे तो एक बेहतर सिस्टम आएगा। देखिए सुनिए, एक आदमी सोया पड़ा हो और उस सपने में कष्ट भोग रहा हो, हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि वो जग जाएगा तो क्या करेगा। हमें सबसे पहले उसको जगाना चाहिए। जो जग गया वो अपने विवेक के अनुसार जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं अगर हाइपोथेटिकली मान भी लूं कि हम लोग सुधर गए, हाइपोथेटिकल नहीं, ये हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं होती ना। देखिए, इसमें बड़ा एक मायावी ट्रैप होता है। हम सुधरे नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं हम सुधर गए, तो हमारे पास सुधरने की एक छवि है। वो छवि किसके पास है? जो अभी सुधरा नहीं है। तो वो जानबूझ करके कैसी छवि बनाएगा? वो कहेगा कि जो सुधरी हुई छवि है ये बहुत आकर्षक नहीं है। जैसे ही उसने कह दिया ये सुधरी हुई छवि बहुत आकर्षक नहीं है, वैसे ही उसे पूरा लाइसेंस मिल गया न सुधरने का। मैं गड़बड़ हूँ, ठीक है। मुझसे कोई कहा जाए सुधर जाओ, तो मैं सोचूंगा अच्छा सुधरने पे क्या होता है, सुधरने से क्या मिलेगा, और मैं अपने मन में कल्पना करूंगा, एक छवि बनाऊंगा सुधरने की।
वो छवि मैं जानबूझ करके बड़ी अनाकर्षक बनाऊंगा, अनअट्रैक्टिव, ताकि मुझे सुधरना ना पड़े। तो इसीलिए हम हाइपोथेटिकली बात नहीं कर सकते इस पर, सुधरना ही पड़ेगा। सुधरने का विचार करने से नहीं होगा। अभी जो हम विचार कर रहे हैं वो किसके विचार हैं? जो अभी सुधरा हुआ नहीं है, तो विचार भी वैसे ही हैं। ये चीज़ हाइपोथेसिस पे या विचार पे नहीं चलती, ये चीज़ तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे चलती है। यू कैन नॉट प्लान अबाउट इट, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। बट एक्सेप्टेड ना, अभी तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। बट अगर वो गड़बड़ भी है, मतलब चूंकि वो उसी हिसाब से चल रहा है, सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है। अगर गड़बड़ भी है, चली माना, तो चल तो वैसे ही रहा है। हम चला रहे हैं, चल नहीं रहा है। ये मजबूरी का तर्क है कि चल रहा है, चल नहीं रहा, हम चला रहे हैं। हम बदल गए तो जैसा सिस्टम है वैसा नहीं चल सकता। तो आचार्य जी, गृह युद्ध थोड़ी हो जाएगा फिर? गृह युद्ध तो अभी हो ही रहा है दिन रात। ये गृह युद्ध नहीं है क्या? गृह युद्ध सिर्फ तब है जब लाशें गिरे। आप गृह युद्ध नहीं देख रहे हो, नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं देख रहे हो, रिच वर्सेस पुअर नहीं देख रहे हो, मैन वर्सेस वुमन नहीं देख रहे हो, एथीस्ट वर्सेस बिलीवर नहीं देख रहे हो। हर तरीके का तो गृह युद्ध भारत में चल ही रहा है। हम बहुत करीब है एक तरीके के विस्फोट के। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुछ फैला हुआ है वो ठीक नहीं है। सचमुच कहना पड़ेगा ठीक नहीं है, और फिर कहना पड़ेगा ये जो कुछ फैला हुआ है मुझसे आ रहा है। जैसे ही हम ये देखना शुरू करते हैं, ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी हम योजना नहीं बना सकते थे। दरअसल जो संकट लग रहा है ना, वो विकल्प का संकट लग रहा है। आपने स्वरोजगार की वकालत आपने की, इसी सरकार में स्वरोजगार की जब बात शुरू में जब करनी शुरू की, तो उसकी तुलना जो है वो पकौड़े तलने से हो गई। अब हमारा समाज, हमारी ग्राउंड रियलिटी वो इतनी जल्दी तो बदलेगी बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब जो दूसरी साइड है, उन्होंने ये गिनाने शुरू कर दिए कि इतनी सरकारी पोस्ट खाली हैं, सरकारों ने नौकरी देनी बंद कर दी। सरकार एक और योजना लेके आई, जैसे सेना में अग्निवीर की योजना, जैसे वो 4 साल वाली योजना। फिर जो है ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी एक स्कीम लेके आए कि उनकी सरकार बनेगी तो 1 साल के स्टाइपेंड वाली वो गारंटीड 1 लाख वाली नौकरी देंगे। तो ये कोई विकल्प है क्या? और अगर ये कोई विकल्प नहीं है तो फिर विकल्प की क्या है? हम चाह ये रहे, हम वैसे ही रहे जैसे हैं, पर समाज बदल जाए, स्वरोजगार आ जाए। कैसे आएगा? मेरा घर बिल्कुल वैसा ही है और उस घर से प्रभावित मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मैं कौन हूं जो कह रहा था कि मुझे किसी भी तरह BCD किसी ग्रेड की सरकारी नौकरी मिल जाए? मैं वही हूं, बिल्कुल वही हूं। ठीक है, ये मेरी बहन है, आप मेरे जीजा जी हैं, वो कोई और हैं, उधर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, यहाँ माता जी बैठी हैं, दादा हैं, दादी हैं, पड़ोसी हैं, ये पूरा कुनबा है मेरा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अचानक आप इनके बीच में जो मैं बैठा हूँ, बेरोजगार युवक, मुझसे जाकर कहते हैं तुम स्वरोजगार करो। प्रश्न ये उठता है कि पहले मैं सरकारी नौकरी के पीछे क्यों जा रहा था, और जिन कारणों से जा रहा है वो कारण आज भी वही है। तो अब जब मैं स्वरोजगार के पीछे चलूंगा तो मुझे ताने तो पड़ेंगे ही ना। जिसको स्वरोजगार के पीछे चलना है, सुनने में बात बहुत अजीब लग सकती है, उसे पहले अपने स्व को जागृत करना पड़ेगा। वो पहले जो भाग रहा था कि मुझे किसी तरीके से कोई भी पैरासिटिक जॉब मिल जाए, वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि उस पर तमाम तरीके के प्रभाव पड़े थे। वो प्रभाव आज भी वैसे ही है पहले, इसीलिए उसको अपने भीतर से जगना पड़ेगा, फिर स्वरोजगार संभव हो पाएगा। इसीलिए मैंने कोई भी और काम करने की जगह इंसान को भीतर से जगाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसके बिना आप कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन नहीं ला सकते। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि जनरेशनल पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, कि मतलब परिवार में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, ऐसी अपब्रिंगिंग हो रही है कि भाई पढ़ लो तो नौकरी मिलेगी। परिवार, शिक्षा व्यवस्था, समाज, मीडिया, सब कुछ। देखिए, बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर हर दिशा से प्रभाव आते हैं ना, सिर्फ परिवार से नहीं आते। वो टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, फील्ड पे अपने साथ के पीयर से, साथी बच्चों से बात कर रहा है, स्कूल में गया है, वहाँ टीचर्स हैं, ये सारे के सारे मिल कर के उसके भीतर एक बहुत गंदी खिचड़ी का निर्माण कर देते हैं। उसी गंदी खिचड़ी के कारण जीवन के निर्णय लेता है। अब हम कह रहे हैं कि हमें वो जो भीतर उसके गंदगी जमा है वो नहीं हटानी, लेकिन हम उसके निर्णय बदलना चाहते हैं जीवन के। नहीं बदल सकते। अध्यात्म में इसको बोलते हैं कि कर्ता को बदले बिना कर्म नहीं बदला जा सकता। लेकिन चूंकि जो कर्ता है उसी का नाम ईगो या अहंकार होता है, तो हम उसको नहीं बदलना चाहते। हम कहते हैं बस उसके एक्शंस बदल जाएं, कर्म बदल जाएं। आप टेम्पोरेरीली और आर्टिफिशियली तो बदल सकते हो, लेकिन उससे कोई स्थायी लाभ नहीं होगा। अगर आप सचमुच चाहते हो कि हमारे कर्म बदलें और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बदलें, तो भीतर से जो हम हैं उसको ही बदलना पड़ेगा। जब वो बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। और मैं कह रहा हूँ, जितना हम सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा बेहतर बदलता है।
आपकी अपनी लाइफ में जो परिवर्तन हुए, क्या वो एक आदर्श हो सकता है भारत के नौजवानों के लिए? क्योंकि आपने एक अच्छी पढ़ाई की, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, उसके बाद आपको ये CEO मॉन्क कहा जा रहा है आज। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि कोई किसी को भी आदर्श की तरह माने, क्योंकि आदर्श का मतलब हो जाता है नकल करना। लेकिन हाँ, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो सार्वजनिक होती हैं। उदाहरण के लिए झूठ को दो टूक झूठ देख पाना, और अगर देख लिया कि वो झूठ है तो फिर उसको रिजेक्ट कर पाना। कुछ हद तक ये काम मैंने अपने जीवन में करा है, कुछ हद तक मैं असफल रहा हूँ। जिस हद तक मैं सफल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं सबको ये सलाह दे सकता हूँ कि इस प्रक्रिया का अनुपालन करो। ये प्रक्रिया ऐसी है जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होती है, लेकिन झूठ सबके अलग अलग हैं। मेरे जो चुनौतियाँ थी वो आपके नहीं हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि चुनौतियों से जूझना ज़रूरी है। कुछ हद तक मैं जूझा हूँ, सफल रहा हूँ। आपको भी जूझना चाहिए। जिस चीज़ को देख लो कि गलत है, उसको गलत जानने के बाद भी अगर ज़िंदगी में रखे हुए हो तो ज़िंदगी जीने नहीं देगी। जब मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे मंच पर जो है आचार्य जी आ रहे हैं, तो एक 40-42 साल के जो मेरे एक साथी हैं, जो कलीग हैं, जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए आजकल जो इस पूरे दौर में मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर जो जगाने वाले, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो आए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने गालिब के एक शेर को पढ़ा कि हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। उन्होंने कहा कि सब कुछ पता है। मैं 42 साल का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो जब EMI का जिक्र आता है, जब हेल्थ इंश्योरेंस आता है, बच्चों की पढ़ाई की जो खर्चा आता है, तब सब कुछ गायब हो जाता है। मुझको ही पता है। उन्होंने झूठ 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 सब झूठ सब झूठ सब नहीं, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा किसी के लिए नहीं हो सकता। ये जीवन का नियम है, नोइंग इज बीइंग। अगर पता होता तो जिंदगी बन गया होता। कोई कहे जानता तो हूं पर जी नहीं रहा, तो झूठ बोल रहा है। तो 42 साल का आदमी वो जी नहीं सकता क्या फिर? अगर सचमुच पता होता, सचमुच जाना होता, तो जो ज्ञान होता है ना, वो कर्म बन जाता है। बहुत सुंदर बात है भगवत गीता में कि अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 आता है। अध्याय 2 ज्ञान योग है, अध्याय 3 कर्म योग है। ज्ञान अगर आता है तो वो अनिवार्य रूप से कर्म में परिणीत हो जाता है। अगर कर्म में नहीं दिखाई दे रहा तो ज्ञान भी नहीं है। हमें ये झूठा दावा करने में बहुत मज़ा आता है कि मैं जानता तो हूं, पर मैं जब बात आती है EMI की तो मेरा सारा ज्ञान गायब हो जाता है। नहीं, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। आपको जानना होगा। आपका आत्मविश्वास झूठा है कि आप जानते हैं। और अध्यात्म का पूरा क्षेत्र इसीलिए है ताकि हमारे झूठे आत्मविश्वास को खंडित किया जा सके। अच्छा, चूंकि आपने अध्यात्म का जिक्र किया, तो आप अध्यात्म और धर्म को बिल्कुल अलग अलग स्पेस में रखकर एकदम अलग अलग है ना? मतलब कि धर्म का मतलब किसी भी तरीके का अध्यात्म नहीं हो सकता, और अध्यात्म का मतलब कोई धर्म नहीं हो सकता। जब मैं धर्म कहता हूं तो उससे मेरा आशय होता है लोक धर्म, जिस अर्थ में धर्म अभी प्रचलित है। और उनमें जो डिस्टिंक्शन है, जो भेद है, वो बहुत साफ है। क्या साफ है? धर्म का अर्थ होता है जो सर्वशक्तिमान है, जो उच्चतम है, उसको अपने से बाहर कहीं तलाशना। और अध्यात्म कहता है जो सर्वशक्तिमान है वो तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है। तो इस अर्थ में मैं दोनों को विपरीत लेता हूं। वरना अगर शास्त्रीय अर्थ लेंगे तो धर्म और अध्यात्म एक ही है। शास्त्रीय अर्थ में धर्म और अध्यात्म बिल्कुल एक हैं। लेकिन जो लोक धर्म है, जो प्रचलित धर्म है, हाँ, द परवेसिव मीनिंग ऑफ रिलीजन, वो कहती है कि बाहर कहीं कोई है जिसके सामने जाकर झुकना है, जो हमारी कामनाएं पूरी करेगा, जो इस संसार में या किसी अन्य लोक में कहीं स्थित है, और मेरा काम है कि उससे नमन करना और उससे अपनी कामनाएं पूर्ण करवाना, और वही मेरा कर्ता धर्ता है, वही मेरा मालिक है। ये धर्म है। अध्यात्म कहता है अपने माही टटोल। तो सब ज्ञानियों ने, संतों ने आपको अपने भीतर जाने के लिए कहा है ना, मोको कहाँ ढूंढत ने बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। लेकिन जो पुराण है, भगवत पुराण है, उसमें धर्म का जिक्र आता है, धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। उच्चतम धारणा को धर्म बोलते हैं। उच्चतम धारणा, ऐसी धारणा जो आपकी बाकी सब धारणाओं को मिटा दे, उसे धर्म बोलते हैं। लेकिन जो लोक धर्म है, वो दुर्भाग्य की बात है कि धारणाओं का पुलिंदा बन के रह गया है। आप किसी धार्मिक आदमी से मिलिए, धारणा माने मान्यता, assumption। आप किसी धार्मिक आदमी से मिलिए, उसके दिमाग में इतनी मान्यताएं भरी होंगी, इतनी मान्यताएं भरी होंगी कि आप कहोगे कि इसे धर्म बोलते हैं, तो भैया मैं अधार्मिक ही ठीक हूं। कि कर्म भी तो धर्म हो सकता है, क्योंकि अगर उसको आपने धारण कर लिया, ऐसे जर्नलिस्टिक वैल्यूज में अगर मैं जाऊं तो मैं जर्नलिस्ट हूं, और मुझे लगता है कि यही धारण करना, मतलब इस पर मेरे को पूरी तरीके से काम करना है, ये भी तो मेरा धर्म हो सकता है। आत्मज्ञान धर्म है। अभी हमने कहा था ना
कि ज्ञान से कर्म अपने आप स्वतः स्फूर्त आगे आता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कर्म धर्म है, हम कहेंगे ज्ञान धर्म है और ज्ञान से कर्म स्वतः स्फूर्त ही फिर फूट पड़ता है। अध्यात्म इज लाइक अ मेडिटेशन। अध्यात्म इज लाइक डिस्ट्रक्शन, नॉट मेडिटेशन। डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे भीतर कचरा जमा है, हमारे भीतर नकली मैं बैठा हुआ है, हमारे भीतर जो है तमाम तरह का बाहरी सब जो है माल वो आकर के बैठ गया है और उसने अपना नाम क्या बता दिया है, मैं, आई, सेल्फ। तो अध्यात्म का मतलब होता है भीतर जितना कचरा है उसको कहना नॉट मी, पराया है, हटाओ हटाओ, नेति 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 नेति। यही वेदांत की विधि है, नेति नेति, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसोल्यूशन। आचार्य जी, अगर आप जब हमारे तरह युवा अवस्था में थे तब आप क्या सोचते थे? जब युवा था तो युवाओं की तरह सोचता था। तब क्या आप इतना अध्यात्म के बारे में या मतलब ज़्यादा? वो सब तो जब मैं छोटा था तभी से चल रहा था, तो उसमें तो युवावस्था तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान पैदा हुआ हूँ और इंसान का मतलब होता है कॉन्शियसनेस ना, चेतना। तो जो चल रहा है मैं आसानी से उसके जो एक्सप्लेनेशंस या डिस्क्रिप्शंस दिए जाते थे उनसे संतुष्ट अपने आप को करता नहीं था। और इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे थोड़ा परिवार से और थोड़ा अपने टीचर से सहारा मिलता रहा, एनकरेजमेंट, प्रेरणा मिलती रही। तो मैं आसानी से मानता नहीं था। मेरे दिमाग में हमेशा बहुत चीज़ें पूछती रहती थी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, और पढ़ता बहुत था। रीडिंग, जनरल रीडिंग, सिलेबस वाली नहीं। दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी जलवायु परिवर्तन की बात की, तो ये जो विकास हो रहा है ये क्या हमें विनाश की ओर ले जाएगा? देखिए, अगर वो विकास बस हमारी अंधी कामनाओं को पूरा करने के लिए है तो उसे विकास माना भी नहीं जाना चाहिए, उसे विनाश ही माना जाना चाहिए। काहे का विकास है वो, क्या विकास है? आप एक पहाड़ को काटकर वहाँ लंबी चौड़ी रोड बना रहे हो ताकि वहाँ सारे टूरिस्ट्स अपने बड़े बड़े एसयूवी लेकर के जाएं और मौज मनाएं, इसको आप विकास बोलते हो? हाँ, जीडीपी बढ़ जाएगा, पर किसने कह दिया कि जीडीपी ह्यूमन वेलफेयर का इंडिकेटर है ही? किसने कह दिया ये सब कुछ? तो जब आप कहते हो विकास, तो बहुत एक जायज़ सा सवाल है, किसका विकास? हुज डेवलपमेंट? सारा विकास किसके लिए? मेरे लिए है। और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि यहाँ सीने में ठंडक पड़े। हम सब यही चाहते हैं। आपको बहुत चौड़ी रोड दे दी गई है और आप अच्छे से जानते थे, आप छोटे थे, आपको किसी पक्षी से, जानवर से कुछ प्यार रहा होगा, और वो जो पूरी चौड़ी रोड दे दी गई है, आप उस पर चल रहे हो, सुबह सुबह आप जा रहे हो, 1 घंटे में भी आपको एक पक्षी का आवाज़ नहीं सुनाई दी, कलरव तो बहुत दूर की बात है, आपको चैन मिलेगा क्या? तो विकास का अर्थ है वो सब कुछ पैदा करना, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी, स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी, जिससे इंसान सचमुच अपने हाईएस्ट पोटेंशियल, उच्चतम संभावना को पा सके, उसको विकास कहते हैं। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन विकास नहीं कहलाता। जीडीपी बढ़ाने को विकास नहीं कहते हैं। बढ़ गया बहुत जीडीपी, साथ में डिप्रेशन भी बहुत बढ़ गया, क्या करोगे जीडीपी का? और जो जीडीपी बढ़ भी रहा है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितना स्क्यूड है। आम आदमी के लिए कितनी बढ़ रही है आमदनी? बस आप पर कैपिटा लेकर के टोटल को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ अर्नर्स से। आप ये नहीं देखते हो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वो इतना ज़्यादा स्क्यूड है कि सिर्फ जो टॉप 1% है उनकी सैलरी भी लगातार बढ़ती रहे। सैलरी माने इनकम, नेटवर्थ, एसेट्स, लगातार उनके अगर बढ़ते रहें तो आपको ऐसा लगेगा कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। और बढ़ किसका रहा है? बस जो टॉप 1% है। इससे हो क्या रहा है कि एक ज़बरदस्त पावर इम्बैलेंस आ रहा है। हम और आप कठपुतलियां बने जा रहे हैं कुछ पावरफुल अमीर लोगों की, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। हम जीडीपी का राग लापते रहते हैं। आचार्य जी, परिवर्तन की जब बात होती है तो मैं जब देखता हूँ तो ये देश युवाओं का देश कहा जाता है, और आप जितनी बात भी करते हैं खान पीन की, तो मुझे लगता है खाने पीने से जो है युवाओं की क्षमता में, शारीरिक क्षमता में, मानसिक क्षमता में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। जब मेट्रो सिटीज़ को देखते हैं, जिसमें नोएडा को भी हम ले सकते हैं, बेंगलुरु को हम ले सकते हैं, अलग अलग जगहों को ले सकते हैं, तो जो उनका वेतनमान है बीपीओ में काम करने वाले लोगों का या अलग अलग जगह पर नौकरी करने वाले लोगों का, तो सामान्यतः 15,000, 20,000, 10,000, 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा इतना वेतन उनको मिलता है। वहीं बगल में किसी नुक्कड़ पर जाकर वो कोई छोले भटूरे खा रहा होता है,
कोई अलग अलग तरह के पदार्थ खा रहा होता है। तो मेरे मन में बहुत पहले एक ख्याल आया कि वो सब खाने के बाद जो है, क्या हमारी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता क्या उस लायक रह पाएगी कि हम इस देश को जहाँ ले जाने की बात करते हैं, क्या वो संभव हो पाएगा? और ये कितनी दुखद बात है ना। लगभग 10 साल तक यहाँ सेक्टर 63 में मेरा ऑफिस था, अद्वैत लाइफ एजुकेशन। और आप जो बात बोल रहे हो वो मैं दिन रात देखा करता था। वो वहाँ पर ठेले लगे होते थे, वो 10 रुपये 20 रुपये के अमृतसरी छोले कुलचे हैं, पोहा मिल रहा है 5 रुपये 7 रुपये का सुबह सुबह। आज से करीब 10 साल पहले की बात हो गई। और बहुत सारे वर्कर्स के जत्थे आ रहे हैं और वही सब कुछ खा रहे हैं। और वो हाईली पॉल्यूटेड एरिया भी था, और वहाँ पर साइड में खुला हुआ नाला, ओपन ड्रेन है, और वहीं बगल में ठेला लगा हुआ है, और वही उन सब लोगों का लंच है। और पता नहीं वो वापस जा कर के डिनर भी करते थे नहीं करते थे, अगले दिन सुबह आकर के यहीं पे करते थे। इन सब के साथ आदमी क्या जिएगा? और यही वो सब चीज़ें हैं जो फिर हम कहते हैं कि विकास के साथ आती हैं। हम कहते हैं कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर उपलब्ध है। चीप लेबर का क्या मतलब होता है? चीप लेबर का मतलब होता है ऐसे लोग जो आपके लिए 10-20 हज़ार में काम कर सकते हैं। वो जब 10-20 हज़ार में काम करेंगे तो यही सब तो खाएंगे ना। ये सब कुछ बिल्कुल चलेगा अगर हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करते रहेंगे डेवलपमेंट के नाम पे। नहीं तो अगर कोई अपने गांव में है या छोटे शहर में, कस्बे में है, वहाँ पर अगर वो गौर से देखे कि क्या क्या यहाँ पर काम करा जा सकता है, तो कुछ ना कुछ उसका निकल आएगा जिससे उसकी वहाँ पर रोज़ी रोटी चलने लगेगी। भले ही उसकी आमदनी कम होगी, लेकिन उसको उतनी दुर्दशा में नहीं जीना पड़ेगा जितनी दुर्दशा में वो जीता है। फिर लोग कहते हैं देखिए हम अपना सब छोड़ छाड़ करके दिल्ली आए और क्या करा, बहुत सारे पैसे बचाए। उन पैसों का क्या करा? कैंसर हो गया, जाकर के हमने कैंसर का उच्चतम इलाज करवाया, 5 स्टार ट्रीटमेंट लिया है हमने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर के। तुम्हें वो कैंसर हुआ ही क्यों, पहले ये बता दो। तुम इस बात पे तो खुश हो रहे हो कि अगर तुमने गुड़गांव में जॉब नहीं करी होती तो तुम्हारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते, पर ये भी तो बता दो तुमको कैंसर हुआ क्यों। क्या तुमको नहीं पता कि शहरों में और गाँवों में बीमारी की दरों में कितना अंतर है? वो अंतर अब कम होता जा रहा है क्योंकि गाँव भी अब बराबर के पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार का खाना पीना और AQI और प्रदूषण शहर में है, और शहर हमारे क्या हैं? शहर हमारे कोई सिविलाइजेशन के अड्डे हैं? शहर हमारे कामना पूर्ति के अड्डे हैं? हमको इस पे बहुत फंडामेंटल रीथिंकिंग की ज़रूरत है। मैं एक बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनका कुछ वर्ष पहले का एक लेक्चर सुन रहा था जहाँ वो कह रहे थे कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है अर्बनाइजेशन। और मैंने सर पीट लिया। मैंने कहा अगर ये भारत सरकार की नीति है तो हम कहीं के नहीं रह गए। हम अभी भी अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, बिना ये समझे कि ये 150 करोड़ लोग मुट्ठी भर टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में कैसे समा जाएंगे, और अगर ये वहाँ पर आएंगे तो ये वहाँ पर आकर करेंगे क्या? 10 रुपये का छोला कुलचा खाने के अलावा। आप इनको हाउसिंग दे सकते हो? इतनी बड़ी आबादी को आप अर्बन जगहों पर हाउसिंग दे पाओगे क्या? ये वहाँ जाकर सोएंगे स्लम्स में, घेटोज़ में, फुटपाथ पर जहाँ पे बगल में नाला बह रहा है, और आप खुश होते रहोगे कि इंडिया अर्बनाइज हो रहा है। अर्बनाइजेशन इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। आचार्य जी, इसी सवाल का एक्सटेंशन है। हालांकि आपने अपने आखिरी वक्तव्य में जोड़ भी दिया है कि जब हम सरकारों की बात करते हैं तो जो मेरा सवाल था, सरकार हमसे लगातार टैक्स वसूलती हैं, अलग अलग नामों पे टैक्स वसूलती हैं। जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसमें अलग रोड टैक्स होता है, रोड पर चलते हैं तो अलग से टोल टैक्स होता है, माचिस की डब्बियाँ खरीदने जाते हैं तो उसमें टैक्स होता है। तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है जब वो युवाओं की बात करती है या अपने देश के अलग अलग वर्गों की बात करती है कि वो इस तरफ थोड़ा सा आकर सोचें? अच्छा, सरकार की बनती है जिम्मेदारी, सरकार नहीं जिम्मेदारी निभा रही तो? हाँ, वही उसी को जागृत करने के लिए जिम्मेदारी के साथ हमेशा एनफोर्सेबिलिटी लगनी चाहिए ना। वो एनफोर्सेबिलिटी कहाँ है? एनफोर्स कौन करेगा? हमें ही करना है। हम सरकार की बात ऐसे करते हैं जैसे ब्रितानवी सरकार हो। वो हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप उसी सरकार को दोबारा वोट क्यों देते हो? पर वो सरकार इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो कुछ भी नहीं करेंगे,
पर जब चुनाव आएगा तो वो एक मज़ेदार सा कुछ उछाल देंगे और आप फिर से उनको वोट दे दोगे। तो एनफोर्सेबिलिटी कुछ नहीं है ना। आप उनको उन्होंने आपके टैक्स का दुरुपयोग किया हो, उन्होंने आपके समय का दुरुपयोग किया हो, उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो, पर उनको पता है कि इन मुद्दों से आपको मतलब ही नहीं है। वो आएंगे और वो कोई सनसनीखेज बात बोल देंगे। कुछ देख नहीं रहे हैं कितने 2 कौड़ी के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो कुछ सनसनीखेज बात बोल देंगे, वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। भाई सरकार नहीं निभा रही है जिम्मेदारी, सरकार बोलती है हाँ नहीं निभा रहे तो तू मुझे फिर से वोट देगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे हित में लेकिन तू मुझे फिर से वोट देगा। इस तरह की तो हमारी गुलामी है। तो आपके नज़रिए से ये कब रुकेगा और इसका अंत क्या है? ये तब रुकेगा जब हम रुकेंगे। ये जो हमारे भीतर यहाँ चल रहा है ना, ये बहुत बेहुदा है। जब ये रुकेगा तो समाज में जो बेहुदगी है वो भी रुकेगी, और फिर सरकारें वगैरह ये छोटा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि एक जगा हुआ आदमी जानता है कि किसको अपना प्रतिनिधि बनाना है। हम जैसे हैं वैसे ही हमारे नेता हैं। आचार्य जी, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, मेरी समझ में भी आई और मुझे अच्छी भी लगी कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यही बात जाके अपनी सोसाइटी के सामने करने लगूं तो मुझे शायद 4 लोग भी सुनेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ख़ास तौर पे जब घड़ा कच्चा होता है तो उसको आकार दिया जा सकता है, तो जो बच्चे टीनेज में हों तो उन तक ये बातें पहुँचाने का सबसे अच्छा मीडियम क्या हो सकता है? अच्छा बताइए, 4 लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? अगर आप मेरी ही बातें कहीं जाकर बोलोगे और कोई नहीं सुनने वाला, तो फिर वही बातें जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों सुन रहे हैं? मेरी भी बातें कोई नहीं सुन रहा था। हो सकता है मेरे बताने में आपके बताने में बहुत अंतर है। क्यों अंतर होगा? शब्द अगर वही हैं तो अंतर क्यों होगा? अनुभव का। अनुभव की बात नहीं है। 20 साल से लगा हुआ हूं इसलिए अब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आप भी 20 साल श्रम करो ना, और ये मुद्दा इस लायक है कि इसमें 20 साल अपनी ज़िंदगी के दिए जाएं। मुझे भी कोई नहीं सुनता था। अब आज भी उदाहरण के लिए हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए, जो 2011 के वीडियो अपलोडेड होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिस पे 100 व्यूज़ भी नहीं होंगे, कोई नहीं सुनने आ रहा था। 14 साल बाद भी उस पर 100 व्यूज़ भी नहीं, कोई नहीं सुन रहा था। पर जब पता हो ना आदमी को कि जो बात बोल रहे हो वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, अगर वो बात नहीं कही गई तो सर्वनाश है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्यार है, क्योंकि जिनसे बोल रहे हो सचमुच उनकी भलाई चाहते हो, तो आदमी फिर लगा रहता है। लोग उपेक्षा करते हैं, ताने मारते हैं। हमारी संस्था में किसी ने गिन के बताया कि दिन की 1000 से ज़्यादा गालियाँ आती हैं हमको लिखित में, और वो छोटी मोटी गालियाँ नहीं होती। उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको बोल सकूँ कैमरे के आगे। समझ रहे? उतनी गालियाँ खाने की तैयारी होनी चाहिए ना, उतनी उपेक्षा बर्दाश्त करने की तैयारी होनी चाहिए ना, फिर लोग सुनते हैं। आपका भी तो बहुत पुराना यहाँ सेटअप होगा। इतने सालों में आपने कभी मुझसे बात करी थी क्या? आप आज मुझसे बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं डटा रहा। आप भी डटे रहिए अपनी सोसाइटी में, आपकी भी सुनेंगे लोग, और इसीलिए सुनेंगे क्योंकि आप डटे रहे। और अपना सब कुछ ही फिर उस यज्ञ में आहुति देना पड़ता है। संस्था के पास डोनेशंस आती हैं। 15 साल से हम जो कुछ काम कर रहे हैं, मैंने इतनी बार बोला, हमारे पास जो कुछ आता है वो 80% हमने प्रचार में लगा दिया। जब 80% राशि हर महीने कॉन्टिन्यूसली प्रचार में लगाते रहे, तब जाकर के लोगों के कान खोलने शुरू हुए। अब जाके लोग सुन पाते हैं। जो लोग अभी परिचय में आते हैं हमसे, उनको शायद ये लगता है कि ये ओवरनाइट सेंसेशन है, ये रातों रात खड़े हो गए। रातों रात नहीं खड़े हो गए हैं। 20 साल सचमुच जिसे कहते हैं धूल फांकना, वो काम करा है। तो वो दम लगाना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि लोग सुन ही लेंगे। ख़ास तौर पर जो अपने निकटस्थ होते हैं, अपने परिवार के लोग और रिश्ते के लोग और दोस्त यार, वो सबसे बाद में सुनते हैं। तो अगर वो न सुने तो निराश मत होइएगा। घर का जोगी। कोई और उपाय इसका हो सकता है कि इसको स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए? इन सब स्कूली शिक्षा में न शामिल करें तो फिर बताएंगे कैसे बच्चों को? वो नहीं करेंगे शामिल जब तक उन पर जन साधारण का एक बड़े जनसमूह का दबाव नहीं पड़ेगा। मैं विधायकों से मिला हूँ, मैं MP से मिला हूँ, मैं मिनिस्टर से भी मिला हूँ, कुछ नहीं करने वाला कोई, कुछ भी कोई नहीं करने वाला। जो पहला मेरा काम था पहले शुरू के 10 साल, वो मैंने स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में ही करा। उसको छोड़ करके मुझे पब्लिक लाइफ में आना पड़ा, क्योंकि पॉलिसी चेंज कोई नहीं लाने वाला। CBSE नहीं तैयार है, नहीं लाना उनको। क्या कर लेंगे आप? वो सीधे ऐसे करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रपोजल है, क्या बढ़िया बात लिखी है आपने, आपकी विद्वत्ता के हम कायल हो गए, महाज्ञानी हैं आप, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे।
तो आपको तब कहना है तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, तुम अपने मंच से नहीं करोगे तो मैं अपना नया मंच विकसित करूँगा, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। या तो तुमने कर दिया होता और जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि तुम करते, क्योंकि तुम नेता हो, तुम नीति निर्धारक हो, पर तुमने किसी ने कुछ नहीं किया तो मैं करूँगा। ये जज्बा होना चाहिए, फिर लोग सुनते हैं बात। नमस्कार आचार्य जी। अभी जैसे देखा जा रहा है जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता, उसको जटिल बताया जा रहा है बहुत, इतने सारे गुरु और ये हैं। आप इसको सरल भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि सरल है, कॉम्प्लेक्स तो हमारी ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को काटना तो अध्यात्म है ना। सरल, इतना सरल है कि जैसे देख लिया, बस यही है। अध्यात्म का क्या मतलब है? देख लिया, सी एंड बी फ्री, यही अध्यात्म है पूरा। आत्मज्ञान के अलावा कोई धर्म नहीं होता, आत्म अवलोकन उसकी एकमात्र विधि है। बस देख लो कि क्या चल रहा है, और क्या देखना है, कुछ ऐसा नहीं जो खुफिया है, जो पड़ोस के कमरे में है, अपनी ज़िंदगी को देखना है ईमानदारी से। पता होना चाहिए किस बात से डर रहा हूँ, पता होना चाहिए किसका फ़ोन आता है तो रूह कांप जाती है, पता होना चाहिए कि कौन सी कामनाएं हैं जो दिन भर दौड़ाती हैं, पता होना चाहिए कि कौन सी खबर पड़ी कान में और ईर्ष्या से बिल्कुल जल उठे। ये चीज़ जब आप लगातार देखते रहते हो एक कॉन्टिन्यूअस सतत प्रक्रिया के रूप में, तो बस यही अध्यात्म है और कुछ भी नहीं है। सीइंग, कॉन्टिन्यूअस सीइंग, क्या कॉम्प्लेक्स है उसमें? कुछ नहीं। आचार्य जी, मैंने आपको काफ़ी यूट्यूब पर सुना है, ओशो को भी सुना है, तो लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि चेतना और मन में क्या अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता है। जब आप चेतना की बात करते हैं तो उसमें दो सिरे आ जाते हैं, और जब आप मन की बात करते हैं तो उसमें आशय लगभग एक भंडार गृह जैसा होता है, इन्वेंट्री जैसा होता है। चेतना का मतलब होता है कि जैसे एक छड़ हो जिसके दो सिरे हों, एक सिरे पर अहंकार, दूसरे पर संसार, इसको चेतना बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, जब भी आप बोलते हैं आई एम कॉन्शियस, तो आप कहना चाहते हैं आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग, लेकिन मन में ऐसा नहीं होता। आप कहते हो कि अभी मन खिन्न है, यहाँ पर आवश्यक रूप से किसी ऑब्जेक्ट का भाव नहीं होता है, चीज़ दोनों एक ही है। बस चेतना जब आप कहते हो तो उसमें डुअलिटी के दोनों सिरे सम्मिलित हो जाते हैं। आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस। एक सिरे पे दृष्टा और दूसरे सिरे पर दृश्य, एक सिरे पर ज्ञाता, दूसरे सिरे पर जो ज्ञात वस्तु है। तो ये कॉन्शियसनेस हो जाती है। और जिन जिन चीज़ों को आपने अपनी चेतना का विषय बनाया हुआ है, उनके संग्रह को, उनकी इन्वेंट्री को मन कहते हैं। मन माने अहंकार का पूरा एक मोहल्ला। ये पूरा एक मोहल्ला है, ये पूरा एक समुदाय है जिसके केंद्र पर मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने अपने चारों तरफ बहुत सारे संबंधित विषय इकट्ठा कर लिए हैं, उन विषय के एग्रीगेट को मन कहा जाता है। कॉन्शियसनेस से बस ये ताल्लुक अर्थ होता है कि दो की बात हो रही है, दो बातें, दो। मन माने एग्रीगेशन, बस ये है। आचार्य जी, चूँकि पॉलिटिकल बातें हमारे लिए लाजमी हैं, हमारा मंच भी उसी तरीका रहता है, लेकिन यहाँ पर कई सारी बातें हुई जो बिल्कुल डिफरेंट थी, इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन मैं फिर से चुनावों पर आ जाता हूँ। तमाम जिक्र हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो गई और व्यवस्था की बात हो गई, लेकिन चूँकि अब जो है चुनाव तो है ना, वोट पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस देश में अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उस लिहाज से कौन सी पार्टी या कौन सा जो है गठबंधन जो है आगे नज़र आ रहा है? मतलब इट्स नॉट अबाउट द ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, एक क्योंकि आपने कहा कि एक विषय फ्लोट कर दिया जाता है और उस पर आपको वोट देने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया जाता है, भले ही मुद्दे जो हैं दो कौड़ी के हों, जो आपने बोला। कौन आगे है ये काम तो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं कैसे बताऊंगा। किस तरफ माहौल दिख रहा है इसे, मैं और इसको सरल कर देता हूँ। हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक माहौल है सच की तरफ का, तो हम इन मुद्दों पर सच पूछिए तो एकदम नहीं चर्चा करते कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, एकदम नहीं करते। हाँ, चूँकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ तो लोगों के सवाल आ जाते हैं कि बताइए, कुछ बताइए, किधर को देखें, क्या करें। तो मैं उनको एक सिद्धांत बता देता हूँ कि जब सभी बुरे हों तो उस बुरे को वोट दे देना जो सबसे कम नुकसान कर रहा हो। नुकसान करने वाले ये सारे के सारे हैं, जिसको भी दोगे तुम्हारा नुकसान ही होना है, पर जो सबसे कम घातक हो उसको वोट देना, जो सबसे कम जहरीला हो उसको वोट देना। जब आपने आध्यात्म का जिक्र किया है तो एक पार्टी जो है आध्यात्म का ज़्यादा क्लेम करती है,
कि हम आध्यात्मिक हैं या हम जो है देश की संस्कृति, राष्ट्रवाद, इस सब को जो है कोई बचाने पार्टी 100 पार्टियां, 100 में से एक भी पार्टी अध्यात्म समझती ही नहीं है। कोई भी पार्टी क्या अध्यात्म क्लेम करेगी? हाँ, सब पार्टियां अपनी अपनी तरीके की मान्यताएं लेके चल रही हैं। कुछ की मान्यता का नाम हो सकता है लोक धर्म, ठीक है। कोई भी पार्टी यहाँ ऐसी नहीं है जिसका अध्यात्म से 1% का कुछ भी संबंध हो, कोई संबंध नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि अब जब कार्यक्रम को तमाम चीज़ों से जिक्र में लाया गया है, मैं बहुत सारे वीडियोस आपके देखे, क्योंकि ऐसे बात करना भी ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कई सारे वीडियोस देखे। उसमें आपने जो आजकल के रिलेशनशिप को लेकर जिक्र किया है, तो उसमें आपने बताया कि देखिए आजकल लव नहीं है, लस्ट ज़्यादा है। तो उसको लेकर आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब कि ये लस्ट जो है वो बढ़ गई है और लव नहीं है? इस पर कोई रिसर्च, सर्वे या लोगों की बस देखने भर से? वो होना लाजिमी है ना। तो वो तो हर दौर में रहा होगा। नहीं, हर दौर में उतना नहीं होता। कारण बता देता हूँ जी। हम सब कौन हैं, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? हम अतृप्त चेतना हैं, ठीक है। हम एक हॉलो कॉन्शियसनेस हैं जो हर समय बस एक चीज़ कह रही है कि मुझे पूर्णता दे दो। कोई चीज़ खोखली होती है तो क्या मांगती है कि मुझे भर दो। मेरी जो अपूर्णता है, हॉलोनेस है, वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। जैसे यहाँ दिल में छेद हो गया हो, ऐसी तकलीफ़ होती है, उसमें हम जीते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं हैं कि ये जो छेद है इसकी प्रकृति क्या है, ये क्या है, इसका नेचर क्या है। तो उसको हम किसी न किसी चीज़ से भरना चाहते हैं, भरना चाहेंगे ही चाहेंगे। जानते हैं नहीं तकलीफ़ क्या है, लेकिन तकलीफ़ का अनुभव तो हो रहा है। तकलीफ़ क्या है इसका हमें ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना, अनुभव तो हो रहा है ना। तो ये इंद्रियां और ये शरीर फिर जहाँ भी थोड़ा वादा दिखा देते हैं, थोड़ी भी उम्मीद बता देते हैं कि वहाँ चले जाओगे तो चैन मिल जाएगा, तो वहाँ को हम चले जाते हैं। अब जवानी में उम्मीद बोलता है कि लड़के हो तो लड़की में चैन मिल जाएगा, तो आप लड़की की ओर चले जाते हो। लड़की हो, लड़के में मिल जाएगा, आप लड़के की ओर चले जाते हो। बुढ़ापे में आपको सामाजिक संस्कार बता देते हैं कि भगवान में चैन मिल जाएगा, तो आप भजन कीर्तन करना शुरू कर देते हो। समझता कोई भी ये नहीं है कि वास्तव में भीतर जो समस्या है वो है क्या। आप जवानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको बता दिया जाता है रुपया पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लो, चैन मिल जाएगा। चुनाव की आप बात कर रहे हो, नेताओं को भीतर ये मान्यता बैठ गई होगी कि गद्दी मिल जाए तो चैन मिल जाएगा। अरे भाई, किसी भी चीज़ से चैन कैसे मिलेगा जब तुम जानते ही नहीं कि मूल समस्या क्या है। कोई भी दवाई कैसे काम करेगी जब तुम जानते ही नहीं कि बीमारी क्या है। बीमारी को जानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान का मतलब अहंकार का ज्ञान होता है, अपनी बीमारी का ज्ञान। जिसको अपनी बीमारी नहीं पता होगी वो अपनी बीमारी को 100 तरह के ऊल जुलूल इलाज देगा। तो रिलेशनशिप, 100 तरह की उत्तेजनाएं, ब्रेकअप, हुकअप, ये जितना कुछ भी है, वन नाइट स्टैंड, ये सब कुछ सिर्फ अपनी बीमारी को दी जा रही है, एक नकली दवाई है। और अगर ये किसी का व्यक्तिगत हो, ये फैसले व्यक्तिगत हो, तो व्यक्तिगत माने क्या होता है? नहीं, जब वो मैं की जिक्र हो रहा है तो मैं वो अपने लिए दो मैं कौन सा मैं? नकली वाला, असली वाला? असली मैं भी ये कह रहा है कि मैं इसको ही, असली मैं जो कह रहा है करो, फिर उसमें किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, जो करना करो। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी सर ने बोला लव और लस्ट, आजकल के युवा लस्ट की तरफ ज़्यादा हैं, तो उसी पे मेरा सवाल था कि हम आजकल के रिलेशनशिप्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल जो युवा हैं, हम यंगस्टर्स हैं, हम रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं कि एक के साथ वर्कआउट नहीं किया तो हम साथ में मूव ऑन कर जाते हैं, तो वहाँ पे तो प्रेम रहा ही नहीं। मतलब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल, एक मूवी आई थी लव यू जिंदगी, तो उसमें बहुत एक एग्जांपल दी थी कि एक कुर्सी जब हम लेने जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं, तो युवा ने, मतलब हम यंगस्टर्स ने रिलेशनशिप को उसकी एग्जाम्पल पे बिठा ही लिया है कि हम वैसे ही रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले रहे हैं कि इसके साथ नहीं किया तो अगले के साथ। तो इस आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी में किसी भी चीज में प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयोगकर्ता को यह तो पता हो कि प्रयोग किया किस लिए जा रहा है। आप कुर्सी जब तलाशने जाते हो तो आप ये देखते हो ना कि आप उसमें बैठ रहे हो तो तशरीफ को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप जब अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति को लाने जा रहे हो, आपको पता भी है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे जज करोगे कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल, कैसे बोलोगे? पता तो होना चाहिए ना। प्रयोग करो, पर कैसे जानोगे कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि असफल रहा? हमें कुछ पता ही नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये जो हम, मतलब एक के बाद एक, अगर हमारे एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो हमें उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप से पहले खुद के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ताकि ये तो पता हो मैं चाहता क्या हूँ। मुझे यही नहीं पता
कि मुझे क्या चाहिए और मैं बाज़ार में भटक रहा हूँ तो सिर्फ लूटूंगा ना? आप बताइए, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए और आप माल लेकर बाज़ार में निकल गए हो तो वहाँ जितने घूम रहे हैं सब लूटेंगे आपको। यही होता है जवान आदमी के साथ। तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमें एक्चुअली में क्या चाहिए अपने और कई बार जब relationship से। पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए तो बाज़ार की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। एक दौर था जब किसी को पता नहीं होता था रिलेशनशिप में कि हमको क्या चाहिए, और उस दौर में परिवार, माता पिता एक लड़के और लड़की की शादी करा देते थे और दोनों की मर्ज़ी भी नहीं पूछी जाती थी, और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता था कि वो चेहरा भी नहीं देखा जाता था। और अब ये दौर ऐसा है जब रिलेशनशिप को ट्राई किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ मैं कौन सा वाला मैं अप्लाई हो रहा है? जो पहले था उसमें दबाव सामाजिक था, जो अभी है उसमें दबाव शारीरिक ज़्यादा है। लेकिन उसमें परिवार बने, जनरेशन्स बनी, तो कुछ भी हो सकता है। कठपुतलियाँ आप नचाओ, वो आपस में ब्याह कर सकती हैं, उनसे उनकी संतानें पैदा हो सकती हैं, पूरा कुनबा खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी कठपुतली तो कठपुतली है, उसे कोई और ही नचा रहा है। आज भी कठपुतलियाँ हैं, आज से 100 साल पहले भी थीं। पहले कठपुतलियों को नचाने वाला कोई और था, आज नचाने वाला कोई और है, लेकिन हम रह कठपुतली के कठपुतली गए। सर मेरा सवाल ये है कि विवाह पर जब भी बात होती है तो एक तर्क ये दिया जाता है कि सामाजिक आयोजन है, दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि आपका निजी नितांत मसला है। तो जब हम हंसते हैं तो हम ये माने कि सब लोगों के साथ, और जब दुख बताते हैं तो उसे हमारा निजी दुख बता दिया जाता है। तो विवाह को लेकर आपका क्या सोचना है? जैसे प्रेशर भी हो जाता है परिवार का, और लास्ट में फिर वही होता है तमाम दुख द्वंद्व वो एक ही व्यक्ति के हिस्से रहते हैं। देखिए, बड़ा ही संगीन मसला है। विवाह का मतलब एक तरह से होता है अनिवार्य संगति, ठीक है? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, विवाह का मतलब ये होता है कि अब किसी व्यक्ति की अनिवार्य संगति हो गई आपके जीवन में, और जिन्होंने जाना है उन्होंने हमसे कहा है कि ज़िंदगी को बनाने या बिगाड़ने में संगत से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को ले आए हो और वो लगभग 24 घंटे आपके साथ है, या तो शरीर से या ख्याल से, ठीक है? इतना साथ है कि आपको उसके कपड़े भी पता हैं, खाना पीना भी साथ हो रहा है, बिस्तर भी साथ है, सोना जगना साथ है, वो हर जगह मौजूद है। अब कुछ ऐसा नहीं है जहाँ वो मौजूद नहीं है। तो आपके ऊपर उस व्यक्ति का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा, तो आपको कितना सतर्क रहना चाहिए? बहुत ज़्यादा ना। बात बस यहाँ वो नहीं है कि दो लोगों का मिलन हो गया है, थोड़ा शारीरिक, थोड़ा भावनात्मक, और अब इससे संतानें पैदा होंगी, कुनबा आगे बढ़ेगा। बात यह है कि आपकी पूरी ज़िंदगी अब हिल जानी है, और वो हिल दोनों दिशाओं में सकती है। सत्संगति, सुसंगति भी होती है और कुसंगति भी होती है। दुनिया का जो आप देखते हो तो ज़्यादातर लोग कैसे हैं? कोई खुश है, कोई दुखी है, दोनों तरह के हैं। कवि थे प्रदीप, उन्होंने कहा था कि हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो ये अनुपात है। तो ज़्यादातर लोग जब दुनिया में गड़बड़ी हैं और आपने यूं ही किसी को जीवन में ला लिया, तो ज़्यादा संभावना क्या है कि आप किसी गड़बड़ आदमी को जीवन में ले आए हो, और अब जिसको ले आए हो आपकी ज़िंदगी तबाह करके मानेगा। ये संगति का असर है। सर यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम ये सोच लेते हैं कि परिवार ने ढूंढ लिया है तो चलिए सारी जिम्मेदारी परिवार की है, और मैंने जो ढूंढा है तो फिर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो परिवार भी इमोशनल कर देता है। अपनी ज़िंदगी है तो और किसकी जिम्मेदारी होगी? और जिस परिवार ने ढूंढा है वो कितना ज्ञानी है, वो कहाँ से आ गया, उनको क्या पता है? या सिर्फ इसलिए कि वो परिवार के लोग हैं तो बिल्कुल बढ़िया हैं, गलतियां करेंगे ही नहीं, बल्कि ज़्यादा गलतियां करेंगे। आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है ना। नहीं, कुछ मैंने बहुत विचित्र बात बोल दी। नहीं, मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ सर कि फिर विवाह आप ये मान ले कि कब करना चाहिए? जैसे परिवार, मतलब भारतीय समाज को हम देख लें, मेरे कहने का मतलब ये भारतीय समाज में हम देखें कि जब विवाह की बात आती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां वो अपने मुंह पे ले आते हैं, हमने कभी सुनी भी नहीं होती। तो हमें इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है। वो करते नहीं, आप होते हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए सर? कैसे हम कठोर भीतर से बनें? सही होना चाहिए। ब्लैकमेल उसी को करा जाता है, बाह उसी की मरोड़ी जाती है जिसकी बाह कमजोर होती है। दबाव उसी पर बनाया जाता है जो दबने के लिए तैयार होता है। इसीलिए अध्यात्म कहता है कि आत्मा माने वो जो अजेय है, जो अनंत है,
जिसको ना कोई हरा सकता ना दबा सकता। इसलिए भीतर से आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, ताकि कोई आपकी बहाना मरोड़ सके ज़िंदगी में। विवाह मैं नहीं जानता कब करना चाहिए कब नहीं, मैंने तो कुछ, मेरा तो मैं क्या बताऊं, किससे पूछ रहे हैं, पर मैं संगति जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जो ऊंचे से ऊंचा मिले उसके पांव भी पकड़ कर बोलो कि अपनी संगति के कुछ पल दे दो हमको। और घटिया आदमी अगर मुफ्त भी आ रहा हो, 2-4 करोड़ आपको देकर भी आ रहा हो आपकी ज़िंदगी में, तो भी कह दो कि नहीं बाबा नहीं, तुम्हारे 2-4 करोड़ हमको बहुत भारी पड़ेंगे, हमें तुम्हारी संगति नहीं चाहिए। विवाह माने संगति, बस ऐसे सोचा करिए, ऐसे सोचा करिए कि अगर ये जो आदमी है जो मेरी ज़िंदगी में आना प्रस्तावित है, अगर ये यूं ही कोई होता अड़ोसी पड़ोसी, तो मैं क्या इससे बात करना पसंद करती? अगर नहीं तो मैं इसको पतिदेव कैसे बना सकती हूँ? ये मेरे जीवन में कौन सी रोशनी, कौन सा प्रकाश, कौन सी बहार लेकर आने वाला है? पूछिए, ये सब सवाल पूछने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो शारीरिक मसला है ना, देखिए वो बहुत छोटा होता है और कुछ वर्षों का होता है। जब वो होता भी है तब भी वो बहुत छोटा मसला होता है, हालांकि वो शारीरिक उत्तेजना की रौ में लगता है बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ आप जी रहे हो वो बहुत बहुत तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी निर्धारित कर देता है, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा करिए कि ये आदमी मुझे ऊंचाई देने लायक है क्या? ये मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मेरी आज़ादी बढ़ेगी या मेरे बंधन बढ़ेंगे? ये जब मुझसे बात करता है तो ज्ञान की बात करता है या काम की बात करता है? काम माने वासना। ये मेरे सामने बैठता है तो इसके साथ मिलने के बाद, मान लीजिए घंटे भर बात हुई, उसके बाद मैं और उठा हुआ अनुभव करती हूँ, या ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी ने कीचड़ मल दिया? ये मुझे देह समझता है, जिस्म, बॉडी, या मुझे एक चेतना, कॉन्शियसनेस की तरह देखता है? ये सब सवाल अपने आप से पूछने ज़रूरी हैं। सत्संगति ही सब कुछ है और विवाह में यही बात प्रमुख है। विवाह का जिक्र किया है तो मेरा अभी अभी हुआ है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये विशेष वाहन है, एक विशेष वाहन ही जो है विवाह है। और ये अगर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से समझा जाए तो संस्कार है। तो अगर आप इसके संस्कार के तौर पर लेते हैं तो मैं सोनिया को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अगर वो पूछ रही हैं, क्योंकि आपने संस्कार का अर्थ जानते हैं क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है वो जो आपके भीतर से दोष, विकार, बुराइयां हटा दे। उदाहरण के लिए, जब सोना होता है तो हम बोलते हैं अब इसको संस्कारित करना है, और संस्कारित करने के लिए हम उसको आग से गुजारते हैं। तो संस्कार का मतलब होता है ऐसी तपश्चर्या में उतरना जो आपके सारे दोष मिटा दे। तो आप जब विवाह करो तो देखो कि आप जिसके साथ जा रहे हो वो आपके दोष मिटाने वाला है या आपके दोष बढ़ाने वाला है। आप जिसके साथ हो उसको देखते ही आप में वासना उठने लगती है या लगता है कि शांति मिल गई, ये देखना ज़रूरी है। संस्कार माने धारणा नहीं होती, संस्कार माने कोई नैतिक दायित्व नहीं होता। संस्कार का अर्थ होता है वो जो आपके भीतर से दोषों को हटा दे, उसको संस्कार कहते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने वो कहा कि विशेष वहन करना है, तो इसलिए वो संस्कार है। खैर, इस सब पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। हमारे मंच की परंपरा है और उस परंपरा को जारी रखेंगे। अच्छी परंपरा है ना, मान्यता नहीं है मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। जो भी हमारे साथ आते हैं हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपको आकर यहाँ पर कैसा लगा, और ये निर्मम होकर बताइएगा। सवाल थे, एक के बाद एक सवाल जब भी आ रहे हैं और सवालों में ईमानदारी हो तो मुझे हमेशा एक जैसा लगता है, कोई अलग अनुभूति नहीं होती। मैं कल रात भी लगभग 3 घंटे तक गीता सत्र था ना, गीता सत्र में था, और आज आपके साथ हूँ। मुझे यहाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे अपने गीता सत्र में लग रहा था, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। और देखिए वही बात होती है ना, व्यक्ति अच्छे या बुरे नहीं होते, आप उस व्यक्ति के साथ किस तल पर रिश्ता बनाना चाहते हो वो बात चीज़ अच्छी या बुरी होती है। हम ऐसे होते हैं जैसे कोई 10 मंजिली इमारत हो, अपनी हस्ती में हम 10वीं मंजिल पर भी हो सकते हैं और बेसमेंट में भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी सब साथी लोग थे, आपने मुझ पर अनुकंपा करी कि आपने अपनी हस्ती की 10वीं मंजिल से मुझसे बात करी, तो इस नाते मुझे मैं कह भी नहीं सकता मुझे क्या अनुभव हुआ, क्योंकि मैं अपने अनुभव पे ध्यान नहीं दे रहा था। आपके प्रश्न ऐसे थे कि मैं उन पर ही ध्यान दे रहा था पूरा, तो इस नाते मेरे लिए तो गीता सत्र ही था। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बेशकीमती समय यहाँ लेकर आए, क्योंकि आपने यहाँ दिया है तो मैं इसको लेकर आऊँगा, ऐसे ही शब्द में रखूँगा। आप आए, आपने खूब सारी अच्छी बातें करी, आप बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं ये इसको विश्वास के तौर पर ले रहा हूँ कि आप आगे ज़रूर आएंगे। मैं आऊँगा। मेरा काम ही यही है, बात जितनी दूर तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, यही मैं सुबह से लेकर रात तक करता हूँ। तो मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।